अस्सलाम वालेकुम। कैफ 5 FR2 लेक्चर 28 स्टार्ट करते हैं जी। कल हमारी एंड पर डिस्कशन हो रही थी इंटरेस्ट रेट के बारे में, ठीक है। इंटरेस्ट रेट लीज के अंदर जो इंटरेस्ट रेट होता है जिसे इम्प्लिसिट रेट कहते हैं, यानी कि छुपा हुआ, लीज के अंदर छुपा हुआ रेट, वो कैलकुलेट कौन करता है? तो लेसर कुछ ऐसी बात, मैंने कल बनाया था ये टेबल, मुझे मिला नहीं, चलो दोबारा बना लेते हैं। फिर लेसी और लेसर, और आज इसको कंप्लीट भी कर लेते हैं, ठीक है जी। हमने कल ये बात की थी कि लेसर, सिंपल वाला लेसर, ठीक है, इसकी बात हो रही है कि लेसर क्या करता है? इम्प्लिसिट रेट कैलकुलेट करता है, ठीक है। लेसर कैलकुलेट्स इम्प्लिसिट रेट, ठीक है ना। और ये जो इम्प्लिसिट रेट कैलकुलेट करता है, लेसी इसी इम्प्लिसिट रेट को यूज़ करता है, ठीक है। तो लेसी विल, क्या लिखवाया था कल? लेसी विल यूज़ लेसर्स इम्प्लिसिट रेट, ठीक है जी। लेसी कैलकुलेट नहीं कर सकता इस रेट को, क्योंकि ये तो लेसर का काम है, उसको पता होना है कि मैंने कितना रिटर्न लेना है, और उसी ने ये सारा कुछ डिसाइड किया होता है, ठीक है ना। तो लेसी विल यूज़, ये ना शायद थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा सही, लेसी विल यूज़ लेसर्स इम्प्लिसिट रेट, ठीक है जी। और अगली बात हमने कही थी कि इफ़ this rate is not known to lessee, if this rate is not known to lessee, then lessee will use his own incremental borrowing rate, ठीक है जी। पहली बात तो लेसी को अगर इम्प्लिसिट रेट, लेसर वाला इम्प्लिसिट रेट पता लग जाए तो लेसी वही यूज़ करेगा, ठीक है। लेसी विल यूज़ लेसर्स इम्प्लिसिट रेट, ठीक है। और अगर दिस रेट इज़ नॉट नोन तो फिर लेसी विल यूज़ हिज ओन इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट, ठीक है। और इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट के बारे में आपको मैंने क्या समझाया था कल, कि ये इंक्रीमेंटल, पूरा अंडरलाइन कर लें इसको, इसकी बात समझाने लगा। इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में आपको मैंने यूँ समझाया था, एक मिसाल दी थी कि मिसाल के तौर पे लेसी ने एक लोन ले रखा है, ठीक है। लेसी ने जो लोन ऑलरेडी ले रखा है, मिसाल के तौर पे एक लोन नंबर 1 कह लेते हैं उसको, वो 12% पे लेट से लिया हुआ है। अब लेसी जब अगला लोन लेने जाएगा बैंक के पास तो वो 11 या 10 पे नहीं मिलेगा, ठीक है। टू दूसरी तरह लिख लें, क्योंकि बेटा ये कोई सेल तो कर नहीं रहा बैंक, कोई गुड्स जो लेसी दोबारा ख़रीदने चला गया तो वो कई रिपीट कस्टमर है, इसको डिस्काउंट दे दूं। लोन दिया जा रहा है इंटरेस्ट के अगेंस्ट, लोन वही लेता है जिसके अपने हालात सही इतने नहीं होते। तो एक बंदा एक बार लोन लेता है और फिर दूसरी बार फिर लोन लेने आ जाता है तो शक ही पड़ेगा ना, रिस्क बढ़ जाता है बैंक का, तो फिर वो मज़ीद बढ़ा देगा। मिसाल के तौर पे 15% पे वो कहेगा जी अब तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। ये तो लोन्स ऑलरेडी ले रखे हैं। अगर लोन नंबर 3 लेने जाता है लेसी, तो मिसाल के तौर पे बैंक उसे कहता है कि तुमसे अब हमने 17% लेना है इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये जो अगर लोन 3 लेने जाए तो 17% इंटरेस्ट रेट पड़ेगा, मतलब अभी तक इस इंटरेस्ट रेट वाला लोन लिया नहीं है लेसी ने, ठीक है ना। तो अगर लेने जाए तो कितना इंटरेस्ट रेट पड़ेगा?
17 इसको कहा जाता है इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। क्या कहा जाता है जी? इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। ठीक है, तो आपने सवाल के अंदर कोई इसको ढूंढने नहीं जाना, आपको सवाल के अंदर ये गिवन होगा। सवाल अभी पढ़ा के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है जी, ये तो हो गए दो, लेसी और सिंपल लेसर। ठीक है जी, अब एक होता है, कल हमने पढ़ा था मैन्युफैक्चरर या डीलर लेसर। इसका रूल लिख लेते हैं, इसको जो है ना वो किसी सवाल के अंदर फिर किसी वक्त कर लेंगे। ठीक है, वैसे ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, या मैक्सिमम ये कि आपको डिफरेंट रेट्स दे दे और सवाल के अंदर आपको पता हो कौन सा रेट हमने लेना है। सिर्फ इतनी सी बात आपको एटलीस्ट जो पता होनी चाहिए, बाकी कोई इतना मसला है नहीं। ये रेट कैसे निकलते हैं ये आपके सिलेबस की बात नहीं है। ठीक है ना, तो मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर जो है वो हायर ऑफ लेगा, हायर ऑफ मार्केट रेट या इम्प्लिसिट रेट। ठीक है ना, अब ये हायर क्यों लेगा ये इंशाल्लाह प्रूव करेंगे, एक सवाल में करेंगे पहले, उसके बाद फिर इसकी लॉजिक भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, अगर देखो है तो ये भी लेसर ना, इम्प्लिसिट रेट तो इसको भी पता होगा, जाहिर है ये खुद कैलकुलेट करता है। अगर इस मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर ने इम्प्लिसिट रेट जो है वो निकाला है मार्केट रेट से, वो कम है तो फिर मार्केट रेट यूज़ करेंगे, और अगर उसने जो इम्प्लिसिट रेट निकाला है वो ज़्यादा है मार्केट रेट से तो फिर इम्प्लिसिट रेट ही यूज़ होगा। ठीक है ना, तो इसकी इम्प्लीकेशन इंशाल्लाह सवाल के अंदर ही देखेंगे, फिलहाल आप उसकी टेंशन ना लें। ठीक है, ठीक हो गया जी, इसको अब आप नोट कर सकते हैं। हाइब्रिड वालों आपको अभी तक नज़र आ रहा है सब कुछ? हाइब्रिड वालों स्क्रीन नज़र आ रही? ओके ओके, वेरी गुड, ज़्यादा अच्छा नज़र आने लग गया है। चलें, ज़्यादा सही नज़र आता है तो तस्वीर लाइटें बंद कर दें जी। तो उनका इंक्रीमेंटल वही होगा जो पहला होगा। सवाल बताएगा, अभी देखते हैं ना, सवाल को देखते हैं। कौन कौन से दो सवाल कहे थे कि देखना ज़रा, ये पेज नंबर मुझे याद कराना, 41 के साथ मैंने ये वर्किंग की है जी। पास पेपर कौन सा? 11 और 12। अभी देख लेते हैं जाके, सवाल वो नहीं करने लेकिन उसमें ये तो देख सकते हैं। पेज नंबर बताएंगे मुझे? 131 आगे निकल गया। पे क्वेश्चन नंबर 11, फ्रेंच वनीला लीजिंग लिमिटेड परचेज अ मशीन कॉस्टिंग 200, परचेज अ मशीन कॉस्टिंग 200 हैविंग यूजफुल लाइफ ऑफ 8 साल, रेजिडुअल वैल्यू ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ इज 16। ऑन जैकम फरवरी फ्रेंच एंटर्ड इनटू अ लीज एग्रीमेंट फॉर दिस मशीन विद कॉटन कैंडी। हाँ जी, अब दोनों की किताबों में एंट्री करनी है। ठीक है ना, फ्रेंच वनीला कौन है? लेसर। फ्रेंच वनीला लेसर है, लेसर है कि लेसी है? उसने एसिड खरीदा है, खरीद के कॉटन कैंडी को दिया है, तो ये है लेसर। ठीक है, और CCL कॉटन कैंडी ये कौन है? लेसी। ठीक है ना जी, ओके, तो ये दोनों चीज़ें आ गई हमारे सामने, ये लेसी आ गया। अब सवाल को पढ़ते हैं। पहले मैं कहता हूं हमने कौन सा रेट लिखा था, पहले लेसर का ही लिखा। चलो लेसर के पॉइंट से देखते हैं, देखते हैं। FVLL हैज इनकॉर्पोरेटेड एन इम्प्लिसिट रेट ऑफ FVLL इनकॉर्पोरेटेड एन इम्प्लिसिट रेट ऑफ 15% पर एनम। आगे मत पढ़ो, मुझे बताओ लेसर ने ये कैलकुलेट किया, तो ये तो हो नहीं सकता कि लेसर को मालूम ना हो। तो लेसर का सवाल करते हुए आपने कौन सा रेट यूज़ करना है? 15% इम्प्लिसिट रेट। ठीक हो गया जी। अच्छा, अगली बात वो कहता है पर एनम जो रेट है विच इज नॉट नोन टू CCL, विच इज नॉट नोन टू CCL। अब मसला ये आप कहोगे जी नोन कैसे नहीं है? CCL जो है वो देख ले, सवाल के अंदर लिखा तो हुआ है भाई, वो तो आपको उसने सवाल में बताया ना कि FVVL ने इम्प्लिसिट रेट 15% निकाला है। जब कॉटन कैंडी इससे रेट पूछने गया तो उसने कहा कोई रेट नहीं, भाग जाओ, चलो मैं नहीं बताता, मैं अपना रेट क्यों बताऊँ तुम्हें?
तो वो नॉट नोन है, मतलब अब सवाल क्या आ रहा है, तो नॉट नोन है, यानी कि ये 15% CCL के सामने नहीं है। अब ऐसी सूरत के अंदर CCL क्या करेगा, बोलो बोलो बोलो, रूल हमने पढ़ लिया, क्या करेगा, अपना इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट लगाएगा। ये देखो ये नोन नहीं है टू CCL, विच इज़ नॉट नोन टू CCL, क्या चीज़, इंक्रीमेंट, ये इम्प्लिसिट रेट। अब आगे कहता है वो इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ऑफ CCL इज 16% पर एनम। पर्चे में पॉसिबल नहीं है बेटा आप लोगों के लिए कि आप जाके उसका इंक्रीमेंटल कैसे निकाल सकते हैं, आप सवाल में ही दिया होगा, ठीक है ना, सवाल में ऐसे ही लिखा होगा कि इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट इसका इतना है। प्रैक्टिकल थोड़ी आप फील्ड के अंदर बैठेंगे, आप बैंक के पास जाके पूछें, हाँ भाई बैंक अगर आपसे हम लोन ले आए तो कितना इंटरेस्ट चार्ज करोगे, उन्होंने कहा जी 16%, तो फिर आपको ये इंक्रीमेंटल है, ऐसा करने आप थोड़ी जा सकते हैं। तो पर्चे के अंदर ऐसे आपको गिवन होगा। अब फर्क क्या पड़ेगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। देखो इस तरह से आप लेसर का सवाल करते हुए 15% रेट यूज करोगे और लेसी का सवाल करते हुए 16%। ये बात समझ आई, बड़ा जबरदस्त सवाल था ये इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। नहीं निकाल सकता भाई, नहीं निकाल सकता वो। नेक्स्ट, नहीं पता होता उसको, जब नहीं पता तो नहीं पता, ठीक है, नहीं निकाल सकते वो। क्योंकि एक बात आपको बताऊं, ये हमने ना रेट कैलकुलेट करना सीखना भी है अभी, लेकिन जब हम रेट कैलकुलेट करेंगे ना सवाल में मिसिंग रेट, तो वो लेसर के फार्मूले से कैलकुलेट होगा, लेसी के से नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। अब लेसर के फार्मूले में जितनी चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो भाई साहब लेसर को ही पता है, IDC लेसर ने पे की उसको पता है, ठीक है ना। रेंटल देखो लीज एग्रीमेंट के अंदर सिर्फ ये लिखा, लीज एग्रीमेंट के अंदर ये नहीं लिखा जाता कि ये कितने का एसेट खरीदा है उसने, वो कभी नहीं बताता लेसर आपको अपनी कॉस्ट। वो कॉस्ट बता दे तो आप तो उसके गले पड़ जाएं कि यार तुम 200 वाली चीज़ मुझे कैसे तुम 300 की दे सकते हो। कुछ खुदा का खौफ करो, कुछ शर्म करो, कुछ हया होती है, कुछ एथिक्स होते हैं। तो वो कॉस्ट वॉस्ट नहीं बताता, वो आपको कहता है हाँ एसेट चाहिए ले जाओ, 10 साल की किस्तें हैं, लाख लाख रुपए, डन डन। आपका और लेसर का जो एग्रीमेंट होता है उसके अंदर कभी भी आपको इंटरेस्ट रेट नहीं बताया जाता, कभी भी कॉस्ट नहीं बताई जाती, कभी लेसर ने जो खर्चे किए हैं वो नहीं बताए जाते आपको ये बताया जाता है ले जाओ एसेट, हर साल इतनी किस्त देनी है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ठीक है ना। इसलिए नेमत होती है कि सवाल में लिखा हो कि इम्प्लिसिट रेट इतना, उसका मतलब ये होता है कि लेसी ने जाके लेसर से पूछा मैंने अकाउंटिंग करनी है, काइंडली मुझे रेट बता दो, उसने कहा ये रेट यूज है, ले और जा, ठीक है। वरना लेसी कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकता इम्प्लिसिट रेट, कैलकुलेट हमेशा कौन करेगा, लेसर, ठीक है ना। ओके, लेसी उसको यूज कर सकता है, और अगर लेसी को उसका नहीं पता तो लेसी फिर कुछ नहीं कर सकता, वो फिर अपना इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट यूज ही करेगा, ठीक है ना। मिसिंग रेट भी जिन सवालों के अंदर हम कैलकुलेट करना सीखेंगे वो हम लेसर के फॉर्मूले को ही लगाकर सीखेंगे, उसमें लेसी का फॉर्मूला यूज होकर वो रेट नहीं निकल सकता, ठीक है। ओके, 12वां देखो जी, 12वां पार्ट ए, DL का प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। DL अब पता नहीं क्या है, देखते हैं जी। DL एक्वायर्ड, ओ लेसी है, DL एक्वायर्ड, डेटॉल लिमिटेड एक्वायर्ड आ मशीन, लेसी है भाई, लेसी है, चलो अच्छा जी। ऑन लीज फ्रॉम लाइफ बॉय, ठीक है जी, फॉर 3 years, द फर्स्ट एनुअल इंस्टॉलमेंट अमाउंटिंग, ये कोरोना आया हुआ था ना इन दिनों में जी, द फर्स्ट एनुअल इंस्टॉलमेंट अमाउंटिंग टू 35 million was paid on January January and all subsequent annual installment payable and January subject to increase of 10% each year। पता नहीं कौन सी लीज है, मुझे नहीं पता, ठीक है। DL इनकर्ड, लेसी इनकर्ड, IDC ऑफ 5 million, पता है इसकी ट्रीटमेंट, ऐसे दिल कर रहा है जरा बता दो रिवीजन। हाँ, लेसी है, राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट करता है और फिर राइट ऑफ यूज डेबिट कैश क्रेडिट करता है, तो सही है। लेकिन मसला क्या है, वो राइट ऑफ यूज को लीज टर्म पे डेप्रिशिएट करता है और इसको भी लीज टर्म पे। फर्क कहाँ आया था, जब लेसर ऑपरेटिंग लीज वाले लेसर ने IDC कही थी ना, वो मुश्किल था। ये तो आसान है, हमने सादा बात की कि एसेटी कॉस्ट के अंदर IDC को, वैसे अभी थोड़ी देर बाद डिस्कशन करनी है उसकी, चलो उसी वक्त ही करते हैं। बहरहाल अगर लेसी IDC इनकर करे तो उसको राइट ऑफ यूज में ऐड करता है और डेप्रिशिएट करता है ओवर लीज टर्म, ठीक है ना, सही है। लीज टर्म अगर आप पूरे रूल वो बोलना चाहो तो वो क्या है कि यूजफुल लाइफ अगर लीज टर्म के एंड पे ट्रांसफर हो जाए तो फिर यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट करते हैं एसेट को, राइट ऑफ यूज को, और अगर नहीं ट्रांसफर होना तो शॉर्टर पे। तो जैसे राइट ऑफ यूज को डेप्रिशिएट कर रहे हैं वैसे IDC को भी करते हैं, लेकिन अभी इसकी डिस्कशन भी कर लेते हैं, ठीक है यार। वैसे आप लोगों के टेस्टों के बारे में ना बहुत ज़्यादा गिले मिल रहे हैं मुझे, कब ये गिले ख़त्म होंगे मुझे नहीं पता।
मतलब टेस्ट 3 के अंदर भी आप लोगों ने मुझे हरा दिया, ठीक है, आई डोंट नो वाई, ठीक है जी। तो मैं गुड मिल गया तो क्या करूं मैं, 60% के आसपास आपका रिजल्ट फिर रहा हो और दूसरी क्लास का 70% के आसपास फिर रहा हो, तो कितना ज़्यादा नुकसान की बात है ना। आप लोग जो है वो टीए मुझे इतने इतने गिले आकर दें जी, आपकी क्लास तुमने लायक ही बड़ी है, बड़ा दुख होता है मुझे यार, बड़ा दुख होता है मुझे। तो ये दुख पता नहीं कब ख़त्म होगा। अच्छा जी, चलें देख लेते हैं, ईद भी कौन सी दूर है, आके गुजर भी जानी है, ठीक है। लेकिन अब ये देख लो कि टेस्ट 4 के अंदर आप लोगों ने ना मेरी कांड नहीं लवानी है, ठीक है। अच्छा, नकल नहीं करने लग जाना। अच्छा जी, डीएल इनकट आईडीसी ऑफ 5 मिलियन एंड इंसेंटिव ऑफ डीएल फॉर एंटरिंग लीज। ये पहले, अच्छा इंसेंटिव को क्या करते थे, ऐसी तरह सवाल पढ़ने लग गया तो पहले रेंटल में से उसको नेट कर देते। एल हैज़ इनकॉर्पोरेटेड एन इम्प्लिसिट रेट ऑफ 11%। अब हम सवाल कर रहे हैं लेसी का यानी डीएल का। वो कहता है कि एल ने इम्प्लिसिट रेट निकाला हुआ है 11%, विच इज़ नॉट नोन टू डीएल। अब आगे पूरे सवाल में उसने कहीं पे ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया कि लेसी इंक्रीमेंटल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ इतने %, लेकिन आखिरी लाइन में कहता है डिस्काउंट रेट ऑफ 12% में बी अज्यूम्ड वेयर एवर रिक्वायर्ड बट नॉट गिवन। क्या मतलब, अब यही यूज़ कर लेंगे हम, 11% यूज़ नहीं करेंगे इस सवाल में, क्योंकि वो इम्प्लिसिट रेट जो है वो लेसी को पता नहीं है। तो लेसी फिर इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट यूज़ करेगा, कॉन्सेप्ट तो ये था। लेकिन मसला ये है कि सवाल के अंदर उस नाम से रेट देने की बजाय उसने कह दिया 12% रेट हर उस जगह इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ पे कोई रेट यूज़ करना है और वो गिवन नहीं है। तो 12% से आपने सवाल करना था, 11 से नहीं करना था, ठीक है। कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। 44 पेज पे बेटा वो ना IS-37 में पढ़ेंगे, 3 दिन लगाएंगे उस पर, 3 से 4 लेक्चर इंशाल्लाह, ठीक है। वो जो बचपन में हमने कहा था ना डिसमेंटलिंग कॉस्ट को एसिड कॉस्ट में ऐड कर देते हैं, ऐसे नहीं ऐड कर देते, बल्कि हम 5 साल 10 साल बाद जिस वक्त पे करने हैं अंदाजे की प्रेजेंट वैल्यू निकाला करेंगे, उसको आज एसिड कॉस्ट में ऐड किया करेंगे और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता अनवाइंड करेंगे और इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे और फिर उसमें चेंज इन एस्टीमेट भी देखेंगे और फिर वो कॉस्ट मॉडल वाले एसिड पे भी देखेंगे, रिवैल्यूएशन मॉडल वाले एसिड पे भी देखेंगे, सब कुछ करना है इंशाल्लाह। बट the time will come and we will do that, concept is pending। सफ़ा नंबर कौन सा था जिससे मैंने कहानी लिखनी शुरू की थी, 40, ठीक है। तो ये फाइनल हुआ, इसके अंदर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर जो है इसकी बात अब फिर इंशाल्लाह किसी वक्त कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं। अच्छा जी, अब मेरे ख्याल में तो हैंड आउट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या ज़रा देख लें। क्वेश्चन नंबर 1, पता नहीं इस क्वेश्चन में क्या चेंज है, क्यों ये है, किसका सवाल है, देख लेते हैं। बैंक लीज एन एसेट on operating lease on the following terms: fair value of leased asset rupees 50,000, lease term 2 years, rental of 10,000 and 8,000 would be paid at end of each year respectively. In first year 30 units will be produced and second year 40 units will be produced. Economic life of leased asset is 8 साल, inception date है 1 जनवरी 8, लेसर्स फाइनेंशियल ईयर एंड 31 दिसंबर, इम्प्लिसिट रेट 10%, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बैंक फॉर द ईयर। लेसर की किताबों के अंदर एंट्रीज करनी। लीज ऑपरेटिंग है। किसी बच्चे ने सवाल किया था क्लास के अंदर कि स्ट्रेट लाइन बेसिस पर ही इनकम रिकॉर्ड होती है, पता नहीं अब वो आज बच्चा है या नहीं है, ठीक है, लेकिन क्लास में सवाल हुआ था। क्या करते थे जी ऑपरेटिंग लीज में? ऑपरेटिंग लीज में हम कहते थे कि जी ये रेंटल जो है ये 10,000 और 8,000 इनको टोटल करो, 18,000 डिवाइडेड बाय 2 करो और 9,000 करके आप रिकॉर्ड कर लो इसको इनकम को, ठीक है। और कैश आया, रेंट कमाया, और ये हाँ कैश आया और रेंट कमाया, इस तरह से एंट्रीज कर लो, रेंट पे लेजर बना लेना, ये काउंटिंग करते थे। तो किसी बच्चे ने शायद पूछा था कि क्या सिर्फ स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं रेंटल इनकम? तो उसका जवाब मैंने दिया था कि स्टैंडर्ड ने ये कहा है कि स्ट्रेट लाइन यूज़ कर लो, अगर आप समझो कोई और बेसिस अप्रोप्रिएट है तो कोई और बेसिस भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
अब सवाल के अंदर कोई और बेसिस दे दे, वो कैसे हो सकता है? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, छोटा सा सवाल था, वो आपके सामने आ गया। यानी यहाँ पर आपको वैसे तो 8 साल इकोनॉमिक लाइफ गिवन है उसकी एसिड की, लेकिन हमने 8 साल को नहीं देखना। वो क्या कह रहा है जी, लीज टर्म कितनी है? 2 साल, ठीक है। अब हमने इनकम को रिकॉर्ड करना है या तो स्ट्रेट लाइन पर या फिर कोई और अप्रोप्रिएट बेसिस हो। अब अगर आज आप देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि पहले साल में 30 यूनिट्स बन रहे हैं, दूसरे साल में 40 यूनिट्स, तो बिल्कुल भी बराबर फ़ायदा नहीं दे रहा है ये एसिड। तो ये आउटपुट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन याद है ना, बिल्कुल उस तरह से इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए भी हम वही वाला मेथड यूज़ कर लेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। बल्कि आप कोशिश करें वर्किंग 1 पहले करें, डेट और इंस्टॉलमेंट का कॉलम डालें, 2 रेंटल्स लिखें, उसको टोटल करें, लेकिन नीचे डिवाइड बाय 2 करके 9-9 हज़ार नहीं करेंगे, बल्कि दोनों साल के लिए अलग अलग वर्किंग करेंगे। आउटपुट मेथड का फॉर्मूला जहां तक मुझे याद पड़ता है होता था कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर टोटल आउटपुट, जो कि 70 है, इनटू रेलेवेंट आउटपुट, एक साल में 30, दूसरे में 40, ठीक है। लेकिन कॉस्ट को डिवाइड नहीं करना, हमने टोटल रेवेन्यू को डिवाइड करना होगा, क्योंकि उसी को हमने रिकॉर्ड करना। ज़रा ट्राई तो करें, मैंने तो कर ही देना है। 1 मिनट से 1.5 मिनट लें, जल्दी करें जी, जल्दी से वर्किंग कर दें। बेइज्जत करवाते हैं मुझे टेस्ट के अंदर, क्लास में ऐसे बैठे थे जैसे सारा कुछ ही इनको आता है, मुझसे भी ज़्यादा बेशरम लोग। टेस्ट 4 में जो फेल हुआ उसकी खैर नहीं, तो बता रहा हूँ। ऑनलाइन वालों के तो घर के एड्रेस निकलवा के मुझे ना आना पड़ा ना, फिर देखना कोई फेल ना हो। मैं बता रहा हूँ, ठीक है। रोज़े वैसे ख़त्म हो जाने हैं, पूरा हफ्ता 1.5 घंटा खड़ा रखूँगा, छुट्टी भी नहीं करने दूंगा। सिर्फ ईदी ना खाते कमाते रहना, पढ़ भी लेना थोड़ा सा। जी बच्चों, टेंशन है तुम्हें? किस दिन लीज स्टार्ट हो रही है? 1 जनवरी 2008 को। रेंटल्स हैं जी 10,000 और 8,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो 31 दिसंबर 8 पर पहला रेंटल पे होगा कितना है? 10,000, और 31 दिसंबर 9 पर 8,000 डिवाइड, इसको टोटल करेंगे तो 18,000। आज से पहले क्या होता था, सवाल बस खामोश होता था, तो हम कहते थे जी लीज टर्म 2 साल है, तो डिवाइड करो 2 पे, और 9-9 हज़ार कमाया और 10,000 8,000 कैश आया, ऐसे करके एंट्री कर लेते थे, ठीक है ना। पहले कैश की एंट्री करते थे, लेकिन आज हमें 2008 और 2009 के लिए थोड़ा सा देखें जी। 2008 के अंदर क्या करेंगे, हम कहेंगे जी 18,000 जो है इसको डिवाइड करो टोटल एक्सपेक्टेड आउटपुट से, वो 70 है, 30 जमा 40, ठीक है। और पहले साल में कितने यूनिट्स? 30 यूनिट्स इन्होंने प्रोड्यूस किए, तो मल्टीप्लाइड बाय 30 यूनिट्स, आंसर इज 7714, ठीक है। 2009 के अंदर 18,000 डिवाइडेड बाय 70, इस तरह से ना पर यूनिट आपकी जैसे डेफिनेशन आ जाती थी, यहाँ पर इनकम बन जाती है। तो जितने यूनिट्स बनाए फिर उस हिसाब से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाता है, ठीक है जी। 40 से मल्टीप्लाई करें तो 286, ठीक है। हाँ भाई, ऑपरेटिंग लीज है, तेरा रिवाइज भी हो जाएगी हैं। ऑपरेटिंग लीज है, लेसर की ऑपरेटिंग लीज है। सवाल ने कह दिया टेस्ट लगाने की क्या ज़रूरत है, वैसे नज़र भी आ ही रहा था, लेकिन सवाल ने कह दिया, बस क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो बताओ ज़रा, एंट्रीज बनेगी 1 जनवरी 8 पर एक एंट्री होगी, जल्दी से बोलो। एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट। फिर 31 दिसंबर 8 पर जी कैश आया,
कैश डेबिट, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट, फिर इसी दिन 31 दिसंबर 8 पर रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट। याद आ रहा है? कुछ याददाश्त वापस आ रही है थोड़ी थोड़ी जी। हाँ, टेस्ट में फिर ये भी गलत कराना, ठीक है। 31 दिसंबर 2009 पर जी कैश कितना रिसीव किया, और फिर 31 दिसंबर 9 पर आपको डेप्रिशिएट नहीं करना था, डेप्रिशिएट करना था ना जी, तो डेप्रिशिएशन की एंट्री तो करनी है। 31 दिसंबर 2008 पर लीज टर्म पे करेंगे ना, लीज टर्म का कोई चक्कर ही नहीं है, ऑपरेटिंग लीज है, लेसर का एसेट है, यूजफुल लाइफ के ऊपर पीपीई है, यूजफुल लाइफ के ऊपर डेबिट करेंगे, ठीक है। ओके, 31 दिसंबर 2009 आएगा, तो फिर पहले कैश रिसीव किया आपने, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट, फिर 31 दिसंबर 2009 पर कमाया की एंट्री कर लें, रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट, और 31 दिसंबर 2009 पर डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। लो जी, हो गया सवाल। अब रह क्या गया, सिर्फ फिगर्स लिखनी है। बताओ एसिड कितने का खरीदा था, वो तो पहली 50,000 का। ये देखो 50,000 से एसिड डेबिट, कैश क्रेडिट, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री ये कैश आया 10,000, 10,000, 10,000। उसके बाद जी कमाया 7714, फिर डेप्रीसिएशन डेबिट कर लेना, एक्यूमुलेशन चलो बता ही दो, 50/8, 8 के 10 कितने साल लाइफ है, इकोनॉमिक लाइफ, तो 50/8 और 6250। 9 के साल में कैश कितना आया 8,000, और कितना रेंट कमाया 10,286। तो देखो कम ज़्यादा हो रहा है, ऐसा ही है। रिसीव कम कर रहे हैं पहले साल में, रिसीव ज़्यादा कर रहे हैं पहले साल में, कमा कम रहे हैं। दूसरे साल में रिसीव कम कर रहे हैं, कमा ज़्यादा रहे हैं। ठीक है, हमें तो कोई रिसीट से मसला ही नहीं होता, हमने तो कमाने की बेस पर अर्न किया जितना उतना ही रेवेन्यू प्रॉफिट एंड लॉस में, इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। ठीक है ना जी। और डेप्रिसिएशन है 625। समझ आ गई, नोट कर ले। ऐसे ही किया हुआ है। नहीं, ये सवाल यही रख लो ना, इंस्टॉलमेंट आप क्या करो, बराबर जमा करा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वही करते हैं ना हम, वो तो पहले यही कर रहे थे हम। आज तक 18,000 टोटल बने, हम कहते थे 10 और 8। नहीं, स्टार्ट पे होती थी, जरा जाके देख लो। पूरा साल एसेट इस्तेमाल, पूरा साल एसेट रेंट पे दिया 10,000 लिया, पूरा साल रेंट पे दिया 8,000 दिया। इन द एब्सेंस ऑफ इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम कहते थे बराबर ही करो रिकॉर्ड इनकम को। तो 18,000 डिवाइड बाई 2 करके 9,000 करके इनकम रिकॉर्ड करते थे। ठीक है ना, सही है। अगर पूरा साल इस्तेमाल एसेट ना हो रहा होता तो डेप्रिसिएशन के लिए जो फ्रैक्शन लगता है इनकम के लिए भी वही फ्रैक्शन लग जाता, लेकिन ऐसा सवाल अभी हमने नहीं किया। डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट भी आउटपुट मेथड से होनी चाहिए जी। क्या बात है, सही बात है। डेप्रिसिएशन आउटपुट मेथड पे करें, डाटा अवेलेबल नहीं है इतना। ठीक है, उसकी लाइफ 8 साल है। अब 8 साल का टोटल डाटा गिवन होता तो हम डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ करके इनटू उस साल की जो है वो यूनिट्स को ले लेते, पर हमारी मजबूरी क्या थी, लाइफ गिवन नहीं थी, इसलिए हमने वहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड ही यूज़ कर लिया। ठीक है, जी सही है। अगला सवाल अब क्या है, देखो ज़रा, कर लोगे, मैं नहीं करवा रहा बस। 6 मंथली इन एरियर आ गया ना, ठीक है, 3 साल के ऊपर। तो लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर आपने सिर्फ स्ट्रेट लाइन के ऊपर कर देना है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके नीचे उसका सोल्यूशन मौजूद है, करना हो तो कर लेना। ठीक है,
बेटा वो अभी जिस सवाल के अंदर देख के आए हो आप, जिसमें मैं रेट पढ़ा रहा था बेटा, वो फाइनेंस लीज का गालिबन सवाल है। उसके अंदर तो हम स्ट्रेट लाइन वाला चक्कर ही नहीं करते। उसके अंदर तो हम रेंटल्स को लेते हैं, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, उसको लीज अमॉर्टाइजेशन स्केड्यूल में डालते हैं और इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अलग अलग करके एंट्रीज करते हैं। इंक्रीमेंटल वाले सवाल किए हैं हमने, आपने छुट्टी की गालिबन पिछले 2-3 दिन में। कोई ऑपरेटिंग लीज के अंदर हमने देखा है, हमने रेंटल को डिक्रीज भी किया है, इंक्रीज भी किया है। हमने सवालों में एक दिन हमने डिक्रीज़ किया था रेंटल को हर साल, और अगले दिन हमने रेंटल को इंक्रीज़ किया था हर साल या 6 महीने बाद, जैसे भी 10 साल बाद। ठीक है ना, दोनों तरह से हो सकता है। शायद कोई क्लास मिसिंग है आपकी जी। इनकम स्ट्रेट लाइन पे ही करते हैं अनलेस कि इस तरह का डाटा दे दे। ये मैंने बात ज़बानी की हुई थी, तो इस तरह का डाटा वाला एक सवाल करवाया है बस, वरना ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक पास पेपर के अंदर या किताब के अंदर आई की। तो बस ये अपनी तरफ से एक एग्जांपल बनाई गई है। वैसे तो वही रूटीन है कि आपके ऑपरेटिंग लीज हो तो आपने उसमें स्ट्रेट लाइन के ऊपर इनकम को रिकॉर्ड कर लेना होता है, और कैश जो है वो रिसीव करते हैं जिस हिसाब से रिसीव कर रहे हैं उस हिसाब से। ठीक है ना, तो वो रिवीजन कर लें एक सीटिंग में बैठ के, मेरे ख्याल से फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा जी, डिस्क्लोजर्स ऑफ लेसी हैं पेज 42 और 43 पे। अब ज़रा इनको डिस्कस कर लेते हैं। लेसी के डिस्क्लोजर्स कर लेते हैं, लेसर को फ़िलहाल रहने देते हैं, लेसी की हो जाए कि लेसी क्या क्या बताता है। अच्छा जी, शुरू करें जी। डिस्क्लोजर्स ऑफ लेसी। डिस्क्लोजर्स का मतलब लेसी क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करेगा, पेज 42 है। अ लेसी शेल डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स लीजेस फॉर विच। अच्छा देखो, एक बात याद रखो, डिस्क्लोजर का मतलब सिर्फ नोट्स ही नहीं होता। डिस्क्लोजर्स का मतलब सिर्फ नोट्स ही नहीं होता। डिस्क्लोजर का मतलब ये होगा कि आपने इनकम स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में, या कैश फ्लो में, या चेंज इक्विटी में, या नोट्स में, कहीं पे भी अगर कोई चीज़ आपने प्रेजेंट कर दी है, ठीक है, तो वो जो है आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, ये 5 कंपोनेंट्स होते थे ना, इनमें से कहीं भी आपने चीज़ प्रेजेंट कर दिया तो वो डिस्क्लोज हो गई। डिस्क्लोजर का मतलब ये कतई नहीं होता कि आप सिर्फ नोट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बात ज़हन में रखना है आपने। अच्छा, लेसी शेल डिस्क्लोज information about its leases for which it is a lessee in a single note or separate section in financial statements। क्या मतलब ये कि आपकी जो बैलेंस शीट होती है उसमें नॉन करंट एसेट्स होते हैं, जिसके अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ रहा होता है, जिसके अंदर CWIP आ रहा होता है, जिसके अंदर इंटेंजिबल्स आ रहे होते हैं, जिसके अंदर IS 43 की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ आ रही होती हैं, जिसके अंदर आपके बायोलॉजिकल एसेट्स आ रहे होते हैं, ये उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड ये कह रहा है, IFRS 16 ये कह रहा है, आप चाहो तो बैलेंस शीट के फेस के ऊपर आप यहाँ पर लिखो राइट ऑफ यूज़। ठीक है, जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं, जिस दिन से हमने पढ़ना शुरू किया है, हम बैलेंस शीट के फेस के ऊपर राइट ऑफ यूज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड ने ये कहा कि आप चाहो तो आप इसको अलग से प्रेजेंट करो, फेस ऑफ द बैलेंस शीट, PPE अलग रखो और राइट ऑफ यूज़ अलग रखो। ठीक है, और अगर आप चाहो तो आप ये भी कर सकते हो कि इसको फेस पे यूज़ करने की बजाय PPE के अंदर इसको जो है वो शो कर दो। लेकिन फिर मजबूरी क्या बन जाएगी आपकी, फिर एक छोटी सी मजबूरी आपकी ये बन जाएगी कि जो आप PPE का नोट बना रहे होंगे, उस नोट के अंदर आपको फिर अलग से बताना पड़ेगा हमारे ओन्ड वाले एसेट्स की डिटेल अलग है और हमारे लीज्ड वाले अलग हैं। ठीक है ना, तो ये आपको अलग अलग करना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि आपने इकट्ठा एक जगह पे इन दोनों को शो कर दिया। ठीक है ना, लेकिन बेहतर
ज़्यादातर यूज़ भी लोग अब यही करते हैं, क्योंकि आसानी भी इसी में ही है कि फेस के ऊपर ही राइट ऑफ यूज़ को अलग शो कर दिया जाता है, बट ऑप्शन मौजूद है बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, पढ़ें ज़रा पहली लाइन अब। A lessee shall disclose information about leases for which it is a lessee in a single note or separate section in its financial statement. However, a lessee needs not duplicate information that is already presented elsewhere if that information is incorporated by cross reference in the single note or separate section about. वो ये कह रहा है कि जब एक जगह कहीं पे आपने कोई चीज़ लिख दी है तो उसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो याद करो जैसे बचपन में हम डेप्शन एक्सपेंस की कैलकुलेशन करते थे, वर्किंग बनाते थे, तो डेप्शन एक्सपेंस ऑन डिस्पोजल निकालते, हम कहते थे वो अकोमोडेशन वाली वर्किंग के रेफरेंस को यहाँ पे डाल दो, दोबारा से कैलकुलेट ना करो, दोबारा काम क्यों करें। वो ऐसी बात कर रहा है कि अगर मिसाल के तौर पे आपने इनकम स्टेटमेंट के अंदर अगर कोई चीज़ शो कर दी है, ठीक है, अब वही चीज़ आपको दोबारा कहीं डिस्क्लोज करने की ज़रूरत पड़े तो आप इनकम स्टेटमेंट का रेफरेंस देकर भी काम चला सकते हो, आपको दोबारा से उसको प्रेजेंट करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस डुप्लीकेट करने की ज़रूरत नहीं, एक बार जब लिख दिया आपने तो चीज़ को लिख दिया, काफ़ी है, इस तरह से बोलना चाह रहा है। अच्छा, अब आगे कहता है अ लेसी शैल डिस्क्लोज, क्या क्या बताए जी। डेप्रीसिएशन चार्ज फॉर राइट ऑफ यूज़, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन लीज लाइबिलिटी, expense relating to short term leases, expense relating to low value asset leases, अच्छा अगला ना पढ़ो, ये तो सादा सी बात होगी ना। ठीक है, क्या मतलब, आपका लेसी जो है वो ये चार चीज़ें बता दे। डेप्रीसिएशन कहाँ नज़र आएगी, कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, डेप्रीसिएशन कहाँ नज़र आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में। उसके बाद डेप्रीसिएशन, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर। ठीक है, फिर एक्सपेंस रिलेटिंग टू शॉर्ट टर्म लीज, प्रॉफिट एंड लॉस में। एक्सपेंस रिलेटिंग टू लो वैल्यू एसेट लीज, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, यहाँ तक को मसला। अच्छा, अब अगली बात स्टैंड करता है, कहता है जी मिसाल के तौर पे आपने एडमिन एक्सपेंसेस जो हैं, एडमिन एक्सपेंसेस या सेलिंग एक्सपेंसेस, नॉर्मली एडमिन के अंदर ये होती हैं। ठीक है ना, लीज का रेंट जो होता है ना, नॉर्मली ये एडमिन एक्सपेंसेस में होता है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे आपने एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर कुछ खर्चे जो हैं वो आपने शो किए हुए हैं। मिसाल के तौर पे आपकी सैलरीज आ रही हैं 55 रुपये की, और आपकी डेप्रीसिएशन आ रही है, राइट ऑफ यूज़ की भी हो सकती है, ओन्ड वालों की भी हो सकती है 15 रुपये। मिसाल के तौर पे आपका रेंट एक्सपेंस आ रहा है। अच्छा, आप देखना इधर, रेंट एक्सपेंस आ रहा है, शॉर्ट टर्म लीज़ की बात कर रहा था ना, शॉर्ट टर्म लीज़ का। ठीक है जी, और वो आ रहा है मिसाल के तौर पे 35 रुपये। आपने कुछ गाड़ियाँ 6-6 महीने के लिए लीज़ पर ले रखी हैं। ठीक है, अब स्टैंडर्ड कहता है इस 35 के अंदर जो है वो एक कार है जिसको हमने सिर्फ 1 महीने की लीज़ के ऊपर लिया है, लेट से। ठीक है, और उसका जो है वो 1.5 रुपये का रेंट इधर शो हो रहा है। तो स्टैंडर्ड कहता है कोई ज़रूरत नहीं है इतनी कम अमाउंट वाले रेंट को आप जो है वो अलग से प्रेजेंट करो, बल्कि इसको अलग प्रेजेंट करने की बजाय इसको क्या कर दो, 33.5 कर दो, और ये जो 1.5 रुपया है, इस 1.5 रुपये को आप अलग से, एक अकाउंट बना होता है मसलिनियस एक्सपेंसेस वाला, ठीक है ना, उसके अंदर हर छोटा मोटा खर्चा बगैर कोई नाम डाले हम शो कर देते हैं। वो मसलिनियस एक्सपेंसेस के अंदर आप इस 1.5 को भी शो कर दो अलॉन्ग विद अदर। मैंने कहा भी फ़िलहाल सिर्फ यही है। ठीक है, और इसको हमने क्या लिख दिया कि ये कौन सा वाला है, ये कौन सा वाला एक्सपेंस है, ये है तो शॉर्ट टर्म लीज, लेकिन ये लेस देन 1 मंथ की है। ठीक है ना, महीने से भी कम अरसे के लिए, तो लेस देन 1 मंथ, लेकिन शॉर्ट टर्म नहीं लिख रहा है, इसको मैं यूँ लिख रहा हूँ लेस देन 1 मंथ लीज। तो है तो शॉर्ट टर्म, लेकिन इतनी कुछ शॉर्ट टर्म है, इतनी कुछ शॉर्ट टर्म है कि इसको अलग से लिखना भी ज़रूरी हमने नहीं समझा। क्योंकि देखो ना, स्टैंडर्ड ने क्या कहा, इधर देखो, स्टैंडर्ड ने क्या कहा, अ लेसी शैल डिस्क्लोज क्या चीज़, एक्सपेंस रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म लीज। कहा ये ज़रूरी है बताना, एक्सपेंस रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म लीज ज़रूरी है बताना, लेकिन साथ ही उसने आगे क्या कहा, ये देखो क्या कहता है,
दिस एक्सपेंस नीड नॉट इंक्लूड द एक्सपेंस रिलेटिंग टू लीजेज विच अ लीज टर्म विद अ लीज टर्म ऑफ 1 मंथ और लेस। कहता है लेकिन इसके अंदर अलहदा से इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है जो 1 मंथ या उससे भी कम अरसे की शॉर्ट टर्म लीज हो, ठीक है ना। तो ये इसकी एग्जांपल बन गई, ये ग्रीन वाली जो ब्रैकेट है ना, ठीक है, इस ब्रैकेट की एग्जांपल ये मैंने आपके लिए बना दी, ठीक है ना। बस लिखने की क्या जरूरत है, आसान सी बात है, ये आप बस वैसे समझ लें। अच्छा, एडमिन एक्सपेंसेस ही हैं, ठीक है, और मिसाल के तौर पे ये अलग मिसाल है ये, ठीक है, एडमिन एक्सपेंसेस ही हैं और एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर आपकी लेट से एडवर्टीजमेंट तो सेलिंग में जानी चाहिए, और कोई एडमिन एक्सपेंस को ऑडिटर रेम्यूनरेशन वगैरह आ रही है, मिसाल के तौर पे ऑडिटर, ऐसे ही ऑडिटर रेम्यूनरेशन 5 रुपये आ रही है, और जी कोई सैलरीज ऊपर आ गई ना, मैंने कहा ज़रा अलग अलग हो जाए, चलो वेजेस, कोई इंश्योरेंस के खर्चे वगैरह आ रहे हैं, ठीक है जी, लेट से 12 रुपये, और यहाँ पर लिखा हुआ है एक रेंट एक्सपेंस, ठीक है जी, और ये रेंट एक्सपेंस है लो वैल्यू एसेट से रिलेटेड, ठीक है, और मिसाल के तौर पे ये है 37 रुपये, ऐसे, ठीक है। अच्छा, लो वैल्यू एसेट का मतलब क्या है, इसके अंदर मिसाल के तौर पे लैपटॉप, चेयर्स, मोबाइल्स वगैरह, ये इस तरह के एसेट्स की हमने लीज़ की हुई है, तो इसके रेंट, ये सारे वही हैं भाई, रेंट एक्सपेंस वगैरह, ये रिकग्निशन एग्जाम्पशन वाले, ये दोनों उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब वो कहते हैं मिसाल के तौर पे एक इसके अंदर ऐसा एसेट है जो लो वैल्यू तो है, लेकिन साथ ही साथ वो शॉर्ट टर्म पर भी है। क्या मतलब आपने यहाँ पर एक लैपटॉप लिया हुआ है, ठीक है जी, लैपटॉप जो है वो एक लो वैल्यू एसेट है, ठीक है, लेकिन उसको आपने लीज़ करवाया हुआ है 3 साल के लिए, ठीक है, तो लो वैल्यू तो है, ओके, लेकिन शॉर्ट टर्म नहीं है, ओके। ऐसे ही आपने कोई और जो है वो मिसाल के तौर पे आपने कोई कंप्यूटर जो है वो भी लीज़ करवाया हुआ है, ठीक है, और वो भी लो वैल्यू एसेट है, लेकिन शॉर्ट टर्म नहीं है। लेकिन इसी के अंदर एक ऐसा भी पड़ा हुआ है, मिसाल के तौर पे मोबाइल है, ठीक है, एक तो वो लो वैल्यू था, दूसरा आपने उसको सिर्फ कोई 3-1 महीने के लिए लीज़ पर ले लिया, 3 महीने की लीज़ पर, तो वो शॉर्ट टर्म भी बन गया। तो स्टैंडर्ड कहता है कि अगर ऐसा कोई एसेट लो वैल्यू एसेट है जिसकी लीज़ शॉर्ट टर्म के लिए है, तो उसको भी फेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शो करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको भी आप जो है वो मिसलेनियस एक्सपेंस नाम के अकाउंट में शो कर दें, ठीक है। मिसाल के तौर पे इसकी जो है वो 1.5 ऊपर भी है, 1.8 जो है वो इसका रेंट था, ठीक है। तो ये कौन सा एसेट है, ये ऐसा एसेट है जो लो वैल्यू भी है और शॉर्ट टर्म भी है, ठीक है, सही है। ये ज़रा अगले वाले पॉइंट के अंदर लिखा हुआ था, अब ज़रा पढ़े, पहले जनरल बात जी, लेसर शैल डिस्क्लोज एक्सपेंस रिलेटिंग टू लीजेज ऑफ लो वैल्यू, ये लाजमी है उसके लिए शो करना, ठीक है, लेकिन कहता है दिस एक्सपेंस शैल नॉट इंक्लूड एक्सपेंस रिलेटिंग टू शॉर्ट टर्म लीज ऑफ लो वैल्यू एसेट, शॉर्ट टर्म लीज ऑफ लो वैल्यू एसेट, ये इसकी एग्जांपल थी, ठीक है जी। वो मैं कह रहा हूँ उसमें पढ़ा ही नहीं है, वो मैं से पढ़ा ही नहीं है उसमें, ठीक है। अच्छा, अब इधर देखें, बात फिर कहाँ पे रुकती है, लेसी शैल डिस्क्लोज डेप्रीसिएशन, अगर वो राइट ऑफ यूज़ को डेप्सिट कर रहा है तो डेप्सिट शो करे, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस शो करे, ठीक है, और फिर शॉर्ट टर्म लीज हो तो उसका एक्सपेंस शो करे, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म लीज जो है वो 1 मंथ से भी कम किया तो मिसलेनियस में फेंक दे, फिर लो वैल्यू एसेट का एक्सपेंस शो करे, लेकिन लो वैल्यू एसेट अगर शॉर्ट टर्म लीज के लिए है तो उसको भी मिसलेनियस में फेंक दे, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग इज वेरिएबल लीज पेमेंट्स, एक्सपेंस रिलेटिंग टू वेरिएबल लीज पेमेंट। मिसाल के तौर पे इसकी मिसाल अब क्या करें, देखें वेरिएबल लीज पेमेंट क्या होती है,
वैसे ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बस एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए आपको कि ये क्या होता है, ठीक है ना। मतलब इसकी कैलकुलेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, आपको सिलेबस में नहीं है तो एमसीक्यूज में भी नहीं आएगा। आप एक लेसर हैं, ठीक है, और आपने लेसी को एक एसेट दिया है किराए पे, ठीक है, बाइक दे दी, ठीक है। अब लेसर ने कहा, लेसी देखो भाई, अगर तो इस बाइक ने आपको 70 की एवरेज दे दी, ऐसी मिसाल, तो आप 12,000 किराया देना, वरना 10, ठीक है। और मिसाल के तौर पे ये लीज़ जो है वो 3 साल के लिए है, ठीक है, 3 साल के लिए ये लीज़ पर दे देता है। तो अब क्या आज खड़े होकर हम ये कह सकते हैं स्टार्ट के ऊपर कि 12,000 किराया आएगा या 10,000 आएगा? आज तो नहीं कह सकते, ठीक है। अब एक ऐसा मामला है जो स्टार्ट पे, इंसेप्शन पे खड़े होकर हम डिसाइड भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्या है, ये वेरिएबल, ये हो सकता है वेरिएबल हो जाए हमारी लीज पेमेंट, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड ने सिर्फ ये कहा है कि ये जो कहानी है ना कि लेसर ने कहा देखो भाई, ये देखो भाई भी लिखा होगा फर्स्ट स्टेटमेंट में, इस बाइक ने अगर अच्छी एवरेज दे दी तो 12,000 किराया देना, वरना 10, ये बात यूज़र को लिख के बता दो, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट के ऊपर आप कभी भी श्योर नहीं होते कि ऐसा होगा। अब मिसाल के तौर पे आप लेसी हैं, फॉर एग्जांपल, हम लेसर नहीं पढ़ रहे, सॉरी, हम लेसी पढ़ रहे थे, ठीक है। तो लेसर ने कहा लेसी से, अब ठीक हो गया जुमला, ठीक है ना। लेसर ने कहा लेसी से देखो बाइक, इस बाइक ने तो आप किराया देना, वरना इतना, ठीक है ना। अब लेसी स्टार्ट में खड़े होकर, ठीक है, चाहे ये नॉर्मल लीज भी है और उसने लीज पेमेंट्स भी निकालनी है, 3 साल की लीज है, तो वो 10,000 इंटू 3 ही करेगा, आज तो 12,000 नहीं कर सकता क्योंकि आज तो कंफर्म नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, अगर पहले साल के एंड पे बाइक ने 70 की एवरेज दे दी, तो अब 2,000 ऊपर पड़ गया, वो जो 2,000 ऊपर पड़ेगा, सिलेबस में नहीं है वैसे बात, जो 2,000 ऊपर पड़ेगा वो उस वक्त लेसी एंट्री कर लेगा, एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, वो आपने फिर इधर नहीं लेना कि वो कोई लीज, क्योंकि स्टार्ट के अंदर तो हमने सब कुछ डिसाइड करना होता है। लीज के स्टार्ट में खड़े होकर, लीज के स्टार्ट के ऊपर तो सब कुछ अनसर्टन था, ऐसा कुछ पता नहीं था, ना लीज पेमेंट में आया, ना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट में आया, ना अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल में आया, अगर वो वाली नॉर्मल लीज भी है। और अगर दूसरी वाली लीज है तब भी हमने स्टार्ट के अंदर खड़े होकर इसको बिल्कुल भी कुछ नहीं कंसिडर किया हुआ था, क्योंकि हमें पता नहीं था कि बाइक कितनी एवरेज देगी, ठीक है ना। इसलिए इसकी अकाउंटिंग वैसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन बता दूं आपको कि अगर आपका एसेट, अगर आपकी लीज में ये वेरिएशन है भी, तो जब वो वेरिएशन पे करनी पड़ेगी तब उसको एक्सपेंस आउट कर देना, उसको बाकी लीज में मत छेड़ना। लेकिन ये फैक्ट कि आप स्टार्ट पे खड़े होकर ये डिसाइड कर बैठे हो, जो ये फैक्ट कि आपकी लीज में वेरिएशन है, ये सिर्फ लिख के बता दो यूज़र को, सिर्फ इतनी सी बात स्टैंडर्ड ने लिखी हुई थी, ठीक है। पढ़ के देखते हैं क्या कहता है जी, पढ़ो भाई। एक्सपेंस रिलेटिंग टू वेरिएबल लीज पेमेंट नॉट इंक्लूडेड इन मेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटीज। क्या मतलब, स्टार्ट में तो लीज लाइबिलिटी की मेजरमेंट में वो ऐड नहीं ना हो सकता, क्या ख्याल है, क्यों? क्योंकि स्टार्ट में तो पता नहीं है, ठीक है। लेकिन जो एक्सपेंस रिलेट कर रहा होगा, देखो ना, मिसाल के तौर पे पहले साल के एंड पे खड़े हैं हम, अब इस साल के अंदर आपका वो लेसर वाले बाइक ने हमें अच्छी एवरेज दे दी, तो लेसर ने कहा था अगर ये हो जाए तो मैंने कमाल चीज़ दे दी, तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दे देना मुझे। हाइब्रिड वालों सब नज़र आ रहा है, सुनाई दे रहा है, अच्छा जी। तो हमने जो है वो 2,000 रुपये एडिशनल हमने पे कर दिया। अब ये 2,000 रुपये एडिशनल पे किया है,
ये लीज को तो उस तरह से इफेक्ट नहीं कर रहा, लीज तो अपने हिसाब से चलती रहेगी, लेकिन ये 2000 की एंट्री पास कर देंगे, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ये एक्सपेंस भी जो है वो फेस के ऊपर शो करना, इसे कहीं मिसलेनियस में छुपाने की ज़रूरत नहीं है, इजाज़त भी नहीं है बल्कि। ठीक है, और बात समझ आई? क्या ख्याल है? इजी है। तो एलएससी शैल डिस्क्लोज डेप्रीसिएशन, इंटरेस्ट, और अगर शॉर्ट टर्म लीज है तो उसका एक्सपेंस, अगर लो वैल्यू है तो उसका एक्सपेंस, और अगर कोई वेरिएबल लीज पेमेंट है तो उसका एक्सपेंस। ठीक है, और छोटी मोटी चीज़ों को मिसलेनियस में फेंक देना है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई सब लीज कर दी है तो फिर इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम सब लीज इनकम आएगी। हाँ ना, लेसी के डिस्क्लोजर्स पढ़ रहे हो तो लेसी ने लीज पर जो लिया वहां पर तो उसका एक्सपेंस बनना था, लेकिन जो आगे सब लीज किया तो वहां से इनकम होनी है, शैल डिस्क्लोज। ठीक है जी। उसके बाद क्या कैश फ्लोज, टोटल कैश फ्लोज बता दे। ठीक है जी, और एडिशंस बता दे, और कैरिंग अमाउंट ऑफ राइट ऑफ यूज एट एंड एंड स्टार्ट। ये हम पता है क्या, ये हम नोट जो बनाते थे ना राइट ऑफ यूज का, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ तो जाती थी। ठीक है, हम एडिशन भी उसमें शो कर देते थे और ओपनिंग भी शो कर देते थे एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड बाय क्लास ऑफ अंडरलाइंग एसेट। ठीक है ना, तो हम जो है वो कैरिंग अमाउंट्स राइट ऑफ यूज की शो कर देते थे, एक ही आता था नॉर्मली सवाल के अंदर, 2-3 तो आते नहीं थे। ठीक है समझ आती है जी? अच्छा अच्छा जी, LSC shall provide the disclosure specified in para 53 in a tabular format। para 53 ये सारी बातें लेसी ये बताओ वगैरह, कहता है टेबुलर फॉर्मेट में बता दो, अनलेस अनदर फॉर्मेट इज मोर अप्रोप्रिएट। कहने का मतलब ये वो कहता है चाहो तो टेबुलर फॉर्म में बता दो, नहीं तो अंग्रेजी लिख के बता सकते हो, फिगर्स बताना है बहरहाल। ठीक है, द अमाउंट डिस्क्लोज शैल इंक्लूड कॉस्ट दैट अ लेसी हैज इंक्लूडेड इन कैरिंग अमाउंट ऑफ अदर एसेट ड्यूरिंग रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है, द अमाउंट डिस्क्लोज शैल इंक्लूड कॉस्ट्स दैट अ लेसी हैज़ इंक्लूडेड इन कैरिंग अमाउंट ऑफ अनदर एसेट ड्यूरिंग रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे कोई आईडीसी उसने इनकर कर दी, मिसाल के तौर पे कोई इंस्टॉलेशन कॉस्ट इनकर कर दी। ठीक है, जो चीज़ें उसने और इनकर की हैं किसी और एसेटी कॉस्ट में ऐड कर रहा है वो भी डिस्क्लोज करनी है हमने। नंबर 3 पॉइंट है लेसी शैल डिस्क्लोज अमाउंट ऑफ इट्स लीज कमिटमेंट्स फॉर। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। मिसाल के तौर पे आप अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे आपने क्या लिया हुआ है, शॉर्ट टर्म लीज के लिए क्या लिया हुआ था? कार्स। ये अच्छा, अब ये कार्स आपने ले रखी हैं शॉर्ट टर्म लीज के ऊपर। ठीक है, और अगले साल आपने मज़ीद कार्स ही लेनी है, आपने कमिटमेंट भी कर ली, आपने एग्रीमेंट कर लिया जाकर हम मज़ीद कार्स और शॉर्ट टर्म लीज पे लेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कहता है इसको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास पहले से वो कार्स पड़ी हैं। लेकिन स्टैंडर्ड ने ये बात नहीं की हुई, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ये बात की है। अगली बात जो स्टैंडर्ड ने की वो बताने लगा। वो क्या? आपने कार्स ली हुई थी शॉर्ट टर्म लीज के लिए, और अब आपने सोचा कि आप जो है वो एसी भी ले लेते हैं लीज के ऊपर अपने बिजनेस में लगाने के लिए, जनरेटर ले लेते हैं आप लीज पे लगाने के लिए, शॉर्ट टर्म लीज के लिए। अब क्लास ऑफ एसेट बदल गई, अब आपने इसकी कमिटमेंट कर लिया, आपने किसी से एग्रीमेंट साइन कर लिया कि अगले साल हम आपसे मिसाल के तौर पे 15 या 20 जनरेटर किराए पे लेंगे शॉर्ट टर्म लीज के लिए। लो वैल्यू है तो लो वैल्यू के लिए, बाहर शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड कहता है अगर इस तरह का कोई मामला हो जाए तो आप क्या करो, मिसाल के तौर पे यहाँ पर आप यूँ लिख कर बता दो इन नेक्स्ट ईयर। यार अब ये थोड़ा सा कोशिश करके इसको ऐसे कर लेते हैं। दे बेचारा ए। अच्छा जी, जी बच्चों, अब बात समझ आई है? ये लीज किसकी है जी? हमने मिसाल ली, ये लीज किसकी है? कार्स की। ठीक है ना, तो यहाँ पर ना नीचे हम एक नोट सा, सब नोट सा डिस्क्लोजर देना है किसी भी तरह से, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इन नेक्स्ट ईयर, मिसाल के तौर पे इन नेक्स्ट ईयर
we have entered into a contract to acquire 20 generators on शॉर्ट टर्म लीज। ठीक है जी, डन। ये बता दो, ये वाली जो अंग्रेजी मैंने अभी अभी लिखी है, ये सारी अंग्रेजी पॉइंट नंबर 3 में उसने लिखी हुई है। लेसी शेल डिस्क्लोज द अमाउंट ऑफ इट्स, ये 20 मिलियन के जनरेटर अमाउंट, लेसी शेल डिस्क्लोज द amount of its lease commitments for short term leases accounted for if the portfolio of short term lease to which it is committed at the end of reporting period is dissimilar to the portfolio of the lease for which already expenses disclosed। क्या मतलब, बात समझ आ गई है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है जी कि आपने डिस्क्लोज करनी है लीज कमिटमेंट, डिस्क्लोज करनी है लीज कमिटमेंट, लीज कमिटमेंट को डिस्क्लोज करो। कमिटमेंट मतलब जो एग्रीमेंट किया आपने फ्यूचर के अंदर लीज, ठीक है, लीज कमिटमेंट को डिस्क्लोज करो, शॉर्ट टर्म वाली लीज कमिटमेंट को डिस्क्लोज करो कब, इफ द पोर्टफोलियो ऑफ शॉर्ट टर्म लीज टू विच इट इज कमिटेड एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब जनरेटर, यही बोला ना हमने अभी, जनरेटर is dissimilar to the portfolio of short term lease to which the short term lease expense disclosed, मतलब कार जो ऑलरेडी पड़ी हुई थी। बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये सारी बात मैंने ये यहां पर एग्जाम्पल में लिख दी थी आपको, ठीक है, सही है, समझ आ रही है। नेक्स्ट, अच्छा, आपने जो शॉर्ट टर्म और लो वैल्यू एसेट की, क्या हुआ तारिक भाई, एसी का मसला है, अच्छा सही जी, आपने जो शॉर्ट टर्म या लो वैल्यू एसेट को डिफाइन किया था, उसके बाद रिकग्निशन एग्जम्पशन की तरफ गए थे, तो क्या ये मस्ट था या ये ऑप्शन था? याद करके बताओ, कल मैंने क्या कहा था, लो वैल्यू एसेट हो या क्या नाम है शॉर्ट टर्म लीज हो, दोनों की सूरत में आपके पास ये ऑप्शन है, स्टैंडर्ड कहता है आप चाहो तो रिकग्निशन एग्जम्पशन में चले जाओ, चाहो तो उसको भी नॉर्मल लीज के तौर पे करो। अब जब ये ऑप्शन है तो आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया है इसको रिकग्निशन एग्जम्पशन वाला, अगर तो फिर आप उसको डिस्क्लोज कर दो, यूज़र को लिख के बता दो, ठीक है, सादा बात है, इतनी मुश्किल बात नहीं। कहता है लेसी दैट अकाउंट्स फॉर a lessee that accounts for short term lease or lease of low value asset using recognition exemption shall बता दो द फैक्ट। जो लेसी शॉर्ट टर्म और लो वैल्यू के लिए, जो लेसी ठीक है, अकाउंट्स फॉर शॉर्ट टर्म लीज यूजिंग, जो लेसी यूजिंग recognition exemption shall बताए ये फैक्ट, ठीक है, कि हमने एक लो वैल्यू यूज किया, ठीक हो गया, ओके। अच्छा जी, ओके नेक्स्ट। अच्छा जी, देखें, राइट ऑफ यूज का मतलब होता है लेसर ने जो लेसी को एसेट दिया हुआ है इस्तेमाल के लिए, अगर ये लैंड एंड बिल्डिंग हो जाए तो अगर आपको याद हो तो ये तो इस टेबल को बनाना ही है, फाइनल टेबल बनवा देता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है ना। अगर कोई लैंड एंड बिल्डिंग किसी ने किराए पर दी है तो ये तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है IAS 40 के अंदर नहीं गिरता था, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर राइट ऑफ यूज़ की नेचर ऐसी हो कि वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी
की कैरेक्टरिस्टिक रखता हो तो फिर उस IS 16 की तरह राइट ऑफ यूज़ का नोट बनाने की बजाय IS 40 की तरह बनाना। असल में IS 40 को ना हम रिवाइज करेंगे, एक लेक्चर लगाएंगे उसके ऊपर भी, ठीक है ना, तो फिर ये बात सिर्फ तफसील से कर लेंगे, ठीक है। वैसे इतनी बात तो आपको याद ही होगी कि कॉस्ट मॉडल या फेयर वैल्यू मॉडल दो ऑप्शंस थे। कॉस्ट मॉडल में कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड ऑप्शन के ऊपर रखते थे और फेयर वैल्यू मॉडल में हर ईयर एंड पे उठाकर फेयर वैल्यू पे ले जाते थे। तो स्टैंड बस यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर राइट ऑफ यूज़ की नेचर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाली है तो आप फिर उसको IS 16 वाले PPE की तरह ट्रीट करने की बजाय, डिस्क्लोजर देने की बजाय आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाले डिस्क्लोजर देंगे उसके। बस इतनी सी बात उसमें लिखी हुई है, ज़रा पढ़ के देखें, पढ़ें ज़रा। इफ़ राइट ऑफ यूज़, पढ़े 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 पढ़े, मेरा सर में दर्द हो रहा है। वैसे तो मैं लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनवा देता हूँ, लेकिन लेसी के केस में भी यही लग जाएगा, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे लेसर की ऑपरेटिंग लीज है, ठीक है, लेसर की ऑपरेटिंग लीज है। ज़रा इधर से ना इस एंगल से समझाना आसान है, ठीक है, कि इसने किराए पे ये चीज़ दी, इसने किराए पे ये चीज़ दी, ठीक है ना, इसलिए मैं यहाँ से समझा रहा हूँ, फिर दूसरे वाले पे अप्लाई कर देंगे। बहरहाल ये लेसर की बात हो रही है, ठीक है। लेसर ने किराए पर दिया लेसी को कंप्यूटर मिसाल के तौर पे दे सकता है, बोलो, प्लांट दे सकता है, कोई मशीनरी दे सकता है। अच्छा, क्या ये हमारी FAR 1 में IS 40 के अंडर फॉल करने वाले एसेट्स हैं, बोलो। ये तो लैंड बिल्डिंग नहीं है, ये तो लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है, ठीक है। तो फिर IAS 16 बैलेंस शीट के अंदर जब इनको प्रेजेंट करना है ना हमने, तो बैलेंस शीट के अंदर हमने इसको IAS 16 वाले डिस्क्लोजर देकर प्रेजेंट कर देना, ठीक है। स्टैंडर्ड कहता है कि IAS 16 के रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर जो हैं वही आपने इस राइट ऑफ यूज़ के लिए दे देने हैं जब ये आपकी किताबों में पढ़ा है। ऑपरेटिंग लीज है ना, ठीक है। अच्छा, और अगर मिस्टर लेसर आपने कोई लैंड या बिल्डिंग किसी को किराए पर दी है तो फिर ये तो IS 40 वाला इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गया। तो इस सूरत के अंदर आपने मिस्टर लेसर बैलेंस शीट के अंदर जो डिस्क्लोजर्स देने होंगे वो IS 40 वाले देने होंगे और ये वाला एसेट आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहलाएगा। क्योंकि ये मैंने बात समझाई है लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि लेसर की जो ऑपरेटिंग लीज थी उसके बारे में आपको यही समझाया था, इसमें एसेट लेसर की किताबों में ही रहता है। और ये समझो PPE है, याद आ रहा है, वो PPE कब है, वो PPE तब है जब वो कंप्यूटर, प्लांट या मशीनरी की लीज है, तो वो क्या है, IS 16 का PPE। और अगर ये लेसर लैंड या बिल्डिंग लीज पे दे देता है तो फिर ये PPE नहीं IS 40 हो जाता है, ठीक है। अब ये मैंने समझाया आपको लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ज़रा लेसी की तरफ जाते हैं। भाई ऑपरेटिंग लीज भी हो ना, चाहे 2 साल की है, 3 साल की है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि लेसर उसको नॉर्मल लीज की अकाउंटिंग के तौर पे ले रहा हो, तो राइट ऑफ यूज़ डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट करे, ठीक है ना। तो लेसर की तरफ से ऑपरेटिंग लीज समझा दी, इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, वापस आओ, समझो ये बात ही कोई नहीं हो रही थी। मैं साइड पे कर दूं इसको कहीं पे, इसको फिर जब कभी ज़रूरत पड़ेगी ना इसकी तो इसको फिर नोट कर भी लेंगे, ठीक है ना। फिलहाल मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको नोट ना करें। लेसर के डिस्क्लोजर्स पढ़ने हैं ना, उसके अंदर फिर देख लेंगे, मैंने कहीं नोट करवाना हो तो कर लेंगे। ये बस ये याद रखना कि ये इस सफ़े के ऊपर मैंने यहाँ पे करके रखा था। क्या मतलब, डिस्क्लोजर ऑफ लेसी के साथ ही करीब करीब, ठीक है ना। मैंने ये समझा दिया आपको लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इसलिए हटा दिया कि आप कंफ्यूज अब ना हो, दोनों को कंफ्यूज ना करें। अच्छा, अब बात आती है लेसी की, तो वो मैंने इसलिए समझाया कि वो किराए पे दे रहा है कंप्यूटर, तो IS 16 किराए पे दे रहा है लैंड बिल्डिंग, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जरा समझाने के लिए वो बात की थी। अब साइड पे हो गया। अच्छा, अब लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, तो लेसी जो है
वो राइट ऑफ यूज तो हर लीज में रख सकता है, लेसी के केस में तो कोई ऑपरेटिंग फाइनेंस वाला चक्कर ही कोई नहीं है, ठीक है ना। तो लेसी मैं कहता हूं कि रिकग्निशन एग्जाम्पशन की तरफ मिसाल के तौर पे जाता ही नहीं है। तो इसका मतलब उसने हर लीज के लिए क्या यूज करना है, राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, और फिर उसने राइट ऑफ यूज को क्या करना है, डेप्रीशिएट करना है। फिर उसने राइट ऑफ यूज का नोट भी बनाना है जैसे आपको सिखाया था। अब अगर तो लेसी ने किराए पे, लीज पे लिया है कंप्यूटर मशीन या प्लांट, तो उसको उस राइट ऑफ यूज के लिए IAS 16 वाले डिस्क्लोजर देगा। और अगर लेसी ने किराए पे लिया है लैंड एंड बिल्डिंग यानी प्रॉपर्टी, तो उसके लिए वो IAS 40 वाले डिस्क्लोजर यूज करेगा। ये बात सिर्फ यहां पर लिखी हुई थी, जरा पढ़ें। कहता है इफ राइट ऑफ यूज एसेट मीट्स डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अगर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में है, लेसी शैल अप्लाई द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स ऑफ IAS 40, फिर IAS 16 वाली ना लगाना, ठीक है, तो सही है। अच्छा, आगे कहता है राइट ऑफ यूज जो है ना एक एसेट है, और इसको कॉस्ट मॉडल के ऊपर रखना हमने सीखा है, रीवैल्यूएशन मॉडल पे भी रखने की इजाज़त है, देख लेंगे किसी वक्त सवाल कर लेंगे, फिलहाल नहीं किया हुआ हमने। लेकिन स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आपने राइट ऑफ यूज़ को रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखा हुआ है जो IAS 16 वाला रीवैल्यूएशन मॉडल है, तो फिर यहाँ पर भी डिस्क्लोजर्स वो वाले दे देना जो IAS 16 ने रीवैल्यूड एसेट के बारे में कहे हुए हैं। पढ़ो, इफ अ लेसी मेजर्स राइट ऑफ यूज एट रीवैल्यूड अमाउंट अप्लाइंग IAS 16, the lessee shall disclose the information required by IAS 16 for those right of use assets, ठीक है, ओके। अच्छा जी, और मैच्योरिटी एनालिसिस लेसी बनाता है, बोलो। अच्छा, वो कह रहे हैं लेसी इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज मैच्योरिटी एनालिसिस ऑफ लीज लायबिलिटी फॉर फ्यूचर लीज पेमेंट्स विदाउट डिस्काउंटिंग। जी बिल्कुल, प्रिंसिपल वाली फिगर तो नहीं उठाते थे, इंस्टॉलमेंट वाली उठाते थे, ठीक है। इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट का तोड़ होता था, तोड़कर दो हिस्सों में, ठीक है ना। हम अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज लेते थे, हम इंस्टॉलमेंट वाली फिगर लेते थे, तो अनडिस्काउंटेड फिगर ही लेते थे। वो कहता है मैच्योरिटी एनालिसिस फॉर फ्यूचर लीज पेमेंट्स लेसी शो करे। आगे कहता है लेसी यूजेज इट्स जजमेंट टू डिटरमिन एन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ टाइम बैंड्स। टाइम बैंड्स का मतलब क्या है जी, टाइम बैंड्स किसे कहते हैं जी, अप टू लेस देन, क्या था, लेस देन 1 ईयर, ऐसे लिखते थे ना, 1 to 2 years, 2 to 3 years, ठीक है। ये सब क्या हैं, ये टाइम बैंड्स हैं, ठीक है। तो वो हमने 5 तक यूज़ किए थे। सर ने कहा कि जो अप्रोप्रिएट लगे वो यूज़ कर लें, ठीक है। कितना दुख हो रहा है ना आपको कि ये बंद नहीं होते, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, बर्दाश्त करें। वो तो हसरत ही है आप। अच्छा जी, अब IDC की बात करें। 42, 43 को फिलहाल रहने देते हैं, 43 पे चलो देख लेंगे, नज़र मार लेते हैं, प्रेजेंटेशन भी पढ़ ही लेते हैं जी, ठीक है, जल्दी से। वो मैंने बात पहले ही कर दी है। फ्रेंड कहता है ऑन द बैलेंस शीट के ऊपर राइट ऑफ यूज कैन बी प्रेजेंटेड आइदर सेपरेटली, ठीक है, और इन द सेम लाइन आइटम इन विच अंडरलाइंग एसेट वुड बी प्रेजेंटेड, ठीक है। वो कहता है अलग भी रख सकते हो और PPE में शामिल भी कर सकते हो। ऐसे ही कहता है लीज लायबिलिटी कैन बी प्रेजेंटेड आइदर सेपरेटली और विद अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज। कहता है चाहो तो लीज लायबिलिटी को अदर अलग से शो कर दो, चाहो तो जहाँ पे लोन वगैरह पड़े हों आप लायबिलिटीज़ की हेडिंग देकर उसके अंदर आप लोन्स के साथ इसको भी प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इन दोनों सूरतों में राइट ऑफ यूज फेस पे शो कर दिया या लीज लायबिलिटी फेस पे शो कर दी, ज़बरदस्त है। लेकिन अगर आपने दोनों सूरतों में राइट ऑफ यूज को PPE में छुपाया और लीज लायबिलिटी को अदर लायबिलिटीज में छुपाया, तो इन दोनों सूरतों के अंदर आपको फिर आगे नोट्स में जाकर बाइफरकेट करके बताना फिर भी पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात उसने लिखी है, इफ राइट ऑफ यूज एंड लीज लायबिलिटी आर नॉट प्रेजेंटेड एज सेपरेट लाइन आइटम्स एन एंटिटी डिस्क्लोजेस इन द नोट्स द कैरिंग अमाउंट ऑफ दोज आइटम इन लाइन आइटम विच दे आर इंक्लूडेड। समझ आ गई बात। ये पहली बात उसने कहा अलग कर सकते हो, राइट ऑफ यूज को PPE से अलग शो कर सकते हो, लीज लायबिलिटी को बाकी लायबिलिटी से अलग शो कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा ना करो तो फिर नोट्स में जाके डिटेल बताओ।
ठीक हो गया। अच्छा आगे कहता है द अबव रिक्वायरमेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू राइट ऑफ यूज एसेट्स दैट मीट डेफिनेशन ऑफ लैंड प्रेजेंटेड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कहता है लेकिन अगर कोई राइट ऑफ यूज ऐसा है जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को जो है वो मीट कर जाए तो वो तो वैसे ही पीपीई में नहीं जाता, उससे तो वैसे ही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पे फेस पे नजर आना होता है अलग से। ठीक है, ये तो होगी बैलेंस शीट की बात कि बैलेंस शीट के अंदर आप चाहो तो राइट ऑफ यूज को अलग शो कर लो, लीज लायबिलिटी को अलग, चाहो तो इकट्ठा कर दो इनको दूसरों के साथ, लेकिन फिर नोट्स में अलग कर देना। ठीक है, आगे कहता है इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या अदर कंप्रिहेंसिव इनकम depreciation of right of use is presented in same line item in which similar expenses such as depreciation of PPE are shown। चाहो तो depreciation right of use की और PPE की इकट्ठी शो कर सकते हो, ऐसे ही चाहो तो इंटरेस्ट ऑन लीज लाइबिलिटी को इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन के साथ शो कर सकते हो। द इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन लीज लाइबिलिटी प्रेजेंटेड एज पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, हाउएवर द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन लीज लाइबिलिटीज हैज़ टू बी डिस्क्लोज इन द नोट्स। इसके बारे में सिर्फ कहा है, ज़रा ध्यान से देखो, ये नहीं बोला उसने क्या कहा, डेप्रीसिएशन तो जो है ना वो बेशक आप सिंगल लाइन आइटम के तौर पे इस्तेमाल या प्रेजेंट कर लो, ठीक है, और उसको अलग शो करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से फिर उसने बात भी नहीं की। ऐसे ही उसने कहा इंटरेस्ट एक्सपेंस को भी सेम लाइन आइटम में फाइनेंस कॉस्ट में शो कर दो, लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंस के बारे में कह रहा है कि उसको फिर आप नोट्स में अलग अलग शो कर दो कि लोन वाला, बैंक लोन वाला इंटरेस्ट ये है, लीज वाला इंटरेस्ट ये है। हालांकि डेप्रिसिएशन के बारे में उसने ऐसा नहीं कहा, उसने कहा डेप्रिसिएशन में आपने इकट्ठा शो कर भी दिया तो कोई बात नहीं, राइट ऑफ यूज और पीपी की अलग करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरेस्ट फेस के ऊपर अलग नहीं किया आपने, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर ही डाल दिया, लेकिन फाइनेंस कॉस्ट के नोट्स में जाके आपको अलग अलग दिखाना पड़ेगा दोनों को। ठीक है, अच्छा जी, बस कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है इसको ना मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इसको बना लें, अल्लाह खैर से अल्लाह काम हो जाएगा आपका। ठीक है, काम हो तो नहीं गया कहीं आप लोगों का? थ्योरी पढ़ानी है ना, पढ़नी तो है ना, थ्योरी भी तो है, अब क्या करें, कहाँ जाए थ्योरी, रिकॉर्ड करके दे दूं तो सोओगे, सुन नहीं सकोगे, ये तो पक्की बात है। 2.5 की स्पीड पे तो 1 की स्पीड पे नहीं समझ आनी तो थ्योरी जो हुई। बस ये आखिरी बात है, फिर सवाल करते हैं। ठीक है, कैश फ्लो याद है? कैश फ्लो, चलो बस देखो, मैं ये पढ़ाता नहीं हूं, आप पढ़ लोगे, मैं इधर तस्वीर बना देता हूं। ठीक है, कैश फ्लो याद है? कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो के अंदर 3 एक्टिविटीज होती थी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ठीक है जी, अब हमारी 2 तरह की लीजेज हैं बेसिकली लेसी की, एक है नॉर्मल लीज और दूसरी है सिंप्लीफाइड अप्रोच, सिंप्लीफाइड लीज, सिंप्लीफाइड अप्रोच लीज। ठीक है, नॉर्मल लीज के अंदर आपको पता है कि हम राइट ऑफ यूज रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो लीज लायबिलिटी भी आती है, सिर्फ लीज लायबिलिटी की बात करते हैं तो लीज लायबिलिटी में प्रिंसिपल रीपेमेंट हो रही होती है। ठीक है, प्रिंसिपल रीपे होता है, साथ ही इंटरेस्ट भी पे होता है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि ये जो पेमेंट्स हैं, ठीक है, ये पेमेंट्स है ना, ओ भाई ज़रा नीचे जगह बना दे यार, तेरी मेहरबानी यार, ये तो पुरानी बात है, इसको क्यों हमने रखा हुआ है इधर, डिलीट कर दे इसको जी। प्रिंसिपल रीपे हो रहा है और इंटरेस्ट भी रीपे हो रहा है, इंटरेस्ट सॉरी पे हो रहा है, जो प्रिंसिपल रीपे हो रहा है। अच्छा, याद है कुछ वैसे एक्टिविटीज़ कौन कौन सी क्या होती थी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर हम ट्रेडिंग एक्टिविटी यानी सेल्स परचेजेस वगैरह, ठीक है, ये लिया करते थे। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर हम फिक्स एसेट की इन्वेस्टमेंट ये लिया करते थे। ठीक है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हम लोन लेते थे और कैपिटल रेज करते थे। याद आ रहा है कुछ? तो बस ये डिसाइड करना है हमने कि ये जो लीज है, लीज, इसके कैश फ्लोज कौन सी हेडिंग के अंदर जाने चाहिए, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में। ठीक है,
तो अगर अभी बाद में अंग्रेजी पढ़ लेना, मैं पढ़ा देता हूँ, अभी मसला नहीं है, ठीक है। प्रिंसिपल नॉर्मल लीज के अंदर प्रिंसिपल जो रीपे होगा, खुद सोचो ना, जब लोन रीपे होता था तो कहाँ जाता था? लोन फाइनेंसिंग, तो प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ लीज भी जो है वो आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ले जाओगे, ठीक है जी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जो इंटरेस्ट है, अगर आपको याद हो तो कैश फ्लो के अंदर हमने पढ़ा था, हमने तो पक्का पक्का उसको ऑपरेटिंग लीज में लेस इंटरेस्ट पेड किया था, लेकिन फिर मैंने आपको एंड के अंदर, और उस्तादों ने सब नहीं पढ़ाया होगा, एंड के अंदर बता दिया जाता है नॉर्मली कि स्टैंडर्ड ऑप्शन देता है, चाहो तो ऑपरेटिंग लीज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नीचे लेस करो, चाहो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो यहाँ पर भी ऐसी बात है, ठीक है। आप चाहो तो आप इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, चाहो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, चाहो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में और चाहो तो फाइनेंसिंग, ठीक है, ओके। उसके बाद भाई अब बारी आ गई शॉर्ट टर्म लीज की। सिंप्लीफाइड अप्रोच लीज कौन सी हैं जी? शॉर्ट टर्म लीज है और लो वैल्यू एसेट है। तो इनके बारे में स्टैंडर्ड क्या फरमाते हैं कि आप इनके जो रेंट एक्सपेंस होता है ना, इनका क्या होता है? रेंट पेड होगा, ठीक है। ये कहाँ ले जाओ? ये ऑपरेटिंग में ले जाओ, ये चुप करके कहाँ ले जाओ? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है जी। इसको नोट कर लें, ऐसे ही पिक्चर बना लें जल्दी से, और फिर आपने अंग्रेज़ी पढ़नी है। कोई एक बच्चा तब तक अंग्रेज़ी पढ़ ले और मुझे बता दे कि यही बात लिखी हुई है। पेज 39, यही बात है जी। चल, अब पेज 39 के ऊपर आईडीसी की डिस्कशन है। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट में होता क्या कुछ है, पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर इसका ट्रीटमेंट भी डिफरेंट लेसर लीजेस के केस में देख लेते हैं, ठीक है। लेसर के, लेसी के, लेसर की एक ही रहती है। लेसी की सिंप्लीफाइड नॉर्मल लीज के अंदर हमने ट्रीटमेंट देख लिया हुआ है। लेसर की हमने ऑपरेटिंग लीज के अंदर इसका ट्रीटमेंट देख लिया हुआ है। आज देख लेते हैं लेसर की फाइनेंस लीज के अंदर इसका ट्रीटमेंट। और मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर में तो बस एक लाइन लिख लेनी है, वो लिख लेंगे। वैसे वो एक्सपेंस आउट करता है आईडीसी को, मैन्युफैक्चरर डीलर क्यों करता है फिर किसी से बता दूंगा। अच्छा, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ लीज that would not have been incurred if lease had not been obtained। ये लीज ना होती तो ये खर्चे भी ना होते, इनको इंक्रीमेंटल कहते हैं और ये आईडीसी कहलाते हैं। इसकी एग्जांपल्स में स्टैंडर्ड कहता है कमीशन हो सकते हैं। क्या मतलब? आप एक ब्रोकर के पास गए, कमीशन एजेंट के पास, आप एक बंदे के पास गए, उन्होंने कहा यार मैंने एक एसेट लीज पे लेना है, लेकिन मुझे कोई अच्छा लेसी ढूंढ कर, अच्छा लेसर ढूंढ के दो, जो रिलायबल आदमी हो, जो चीज़ भी सही दे दे, बाद में तंग भी ना करे, अच्छा आदमी ढूंढ के दो, तुम्हें मैं इसके ऊपर कुछ कमीशन दूंगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ने इसको एग्जांपल के अंदर लिखा हुआ है कि ये क्या है, ये इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट की एग्जांपल है। ट्रीटमेंट तो बाद में पढ़ते हैं, पहले ये तो देख लें सवाल के अंदर जो जो चीज़ें गिवन हो उनमें से क्या आईडीसी है और क्या आईडीसी नहीं है, ठीक है। फिर लीगल फीस है, आपने लॉयर को कहा था कि आपको एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर दे, याद आ रहा है, लीगल फीस। फिर कॉस्ट ऑफ निगोशिएटिंग लीज, कॉस्ट ऑफ निगोशिएटिंग लीज का मतलब है मिसाल के तौर पे आपने लेसर को बुला से कहा आ जाओ चाय शाय पीते हैं और बैठकर डिसाइड करते हैं क्या हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस हों। तो वहाँ जिस होटल में बैठ के आपने चाय पानी किया, उसका जो बिल आपने पे कर दिया, ये भी क्या है, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट स्टैंडर्ड कहता है, ये भी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है। टर्म्स एंड कंडीशन आप फाइनल कर रहे हैं ना। फिर कॉस्ट ऑफ अरेंजिंग कोलेटरल, आपको लेसर ने कहा
भाई साहब मैं ना ज़रा एतबार इतनी जल्दी आप पे नहीं कर सकता, पहली बार आपसे मुलाकात हुई है, तो आपको मैंने जो एसेट लीज़ पे देना है इसके अगेंस्ट आप जो है वो मुझे कुछ सिक्योरिटी दें। आपने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है, मुल्तान में अपनी एक ज़मीन के ऊपर थोड़ा सा बाग लगा हुआ है, आ जाओ मुल्तान वाले आ जाओ, वो बाग आपको मैं दिखा देता हूँ और वो ज़मीन आप जो है वो अपने पास जो है वो एज अ सिक्योरिटी रख लें, अगर मैं एसेट वापस ना करूँ तो आप वो ज़मीन मेरी बेच के पैसे ले लेना। तो आप जो मुल्तान गए वहाँ पर किराया शराया पे किया, वहाँ पर रुके, क्योंकि इसने तो वहाँ से फ़ोन नहीं उठाया था जब आप गए तो मुल्तान वाले ने, ठीक है। तो वहाँ पे आप गए, होटल में रहे, खर्चा वर्चा हुआ आपका आने जाने का, वहाँ रहने खाने का, ठीक है। तो ये क्या है, ये खर्चा आपका कलेटरल अरेंज करने के लिए हुआ है, वो लीज़ का कलेटरल, ठीक है। ये भी क्या है, आईडीसी है। और पेमेंट मेड टू एग्जिस्टिंग टेनेंट्स टू ऑब्टेन द लीज, बंदे छोड़ ही नहीं रहे थे, आपने कहा मेहरबानी करो यार ये दुकान खाली कर दो, मुझे काम शुरू करना है, तो इसको भी स्टैंडर्ड ने आईडीसी की एग्जांपल के अंदर डाला हुआ है, ठीक है। तो एनी आईडीसी ऑफ, अच्छा ये ना पढ़ो यहाँ पर, ये तो सबकी अब इकट्ठी ही पढ़ते हैं, ठीक है ना, कि लेसी की क्या करना है, लेसर ने क्या करना है, लेकिन इतनी बात याद रखो कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, ये क्या है, ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट, यानी कि लीज़ की वजह से हुई। अगर आप ये नॉट काट भी दो तो ज़्यादा अच्छा जुमला बन जाता है। ये क्या है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ लीज दैट वुड हैव बीन इनकर्ड इफ लीज वुड हैव बीन ऑब्टेन्ड, यानी कि लीज़ की वजह से होने वाले खर्चे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स आ गई, कमीशन है, लीगल फ़ी है, कॉस्ट ऑफ निगोशिएटिंग लीज टर्म्स एंड कंडीशन, कॉस्ट ऑफ अरेंजिंग कलेक्ट्रल पेमेंट्स मेड टू एग्जिस्टिंग टेनेंट्स, ये याद रख लें, स्टैंडर्ड ने इतनी ही एग्जांपल दी है, ठीक है। याद इसलिए रख लें कि सिर्फ आईडीसी का लफ्ज़ ना आए, तो फिर ऐसे 3-4 में से कोई 1-2 दे दे तो फिर पता तो होना चाहिए कि कौन सी चीज़ आईडीसी है और कौन सी नहीं है, ठीक है जी। ओके चले, अब इसका ना ट्रीटमेंट पढ़ लेते हैं सारे के सारी लीजेस में। क्या हो गया आप लोगों को, किसने कहा 5 मिनट रहेगा, किसने कहा, हु सेड है, हमजा तो है ही नहीं आज क्लास में, ओ मैं नहीं, अगर ये इस वक्त मान जाता ना किसने कहा है, अब तो मौका गुजर गया, नहीं पास तो इंशाल्लाह सब होंगे, अल्लाह ने चाहा तो, ऐसे उस्ताद कभी नहीं कह सकता, ये ना कहना आज के बाद। मैं ये कह रहा हूँ अगर ये मान जाता ना जिसने बात की है तो 1:35 में छुट्टी भी दे देता मैं, वो 12:35, ठीक है। लेकिन अब चूंकि माना नहीं आपने, इसलिए अब नहीं, अब ये ऑफ़र ख़त्म हो चुकी है, अब खामोशी से अच्छा भला सारी क्लास वो देखो हाइब्रिड में 2-3 बच्चे सोए उठ गए आप लोगों के शोर की वजह से, शोर मचा दिया आप लोगों ने, सोए हुए थे उठ गए वो हैं, क्यों शोर मचा रहे हैं आप, खामोशी से पढ़ें बैठ के जी। आईडीसी, आईडीसी लेसी की बात करते हैं जी। लेसी की भाई 2 तरह की लीजेज होती हैं, ठीक है। एक है नॉर्मल, अच्छा वैसे कुछ लीज पे ग्रिप आ गई है थोड़ी बहुत, अच्छा अगर आप थोड़ा टाइम और दोगे ना तो मैं टेस्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 भी डिस्कस करूंगा। फिर भी नहीं टाइम दोगे यार, ऐसे ना करो। नॉर्मल लीज, लेसी, बस अभी तो फिलहाल पौने तक तो पढ़ना है, इससे पहले किसी ने जाना है तो जा सकता है, मुझे दोबारा मैंने कहा बोलो जिसने, हाँ तो निकल जाओ, जिसने जाना है, मेरी तरफ से इजाज़त है, ठीक है। यूट्यूब पे वैसे ही अवेलेबल हो जाना है आज वाला लेक्चर, सो एनी बॉडी मे लीव, ओके। अच्छा जी मुझे बताओ नॉर्मल लीज में क्या ट्रीटमेंट किया था हमने, बता दो। राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लाइबिलिटी क्रेडिट और राइट ऑफ यूज डेबिट कैश क्रेडिट, ये जो आईडीसी हमने, सही है, आवाज़ सही आ रही है गिर जी, ये कैश जो आईडीसी के साथ हमने सेम यही ट्रीटमेंट किया था ना, और सेम हमने डेप्रिसिएशन भी ली थी, ठीक है। ये गालिबन पास पेपर का सवाल नंबर 13 किया था, ऐसे ही है, देखो ज़रा आप लोगों ने किया था, ठीक है। देख लें भाई देख लें, मैं नहीं हिलजुल रहा, फिर आप कहते हैं टाइम ज़्यादा लग गया,
अच्छा, उसके बाद लेसी की दूसरी लीजेज कौन सी होती हैं जी? लो वैल्यू एसेट लीज या शॉर्ट टर्म लीज, जो सिंप्लीफाइड अप्रोच है। इसके अंदर अगर लेसी कोई आईडीसी इनकर करेगा तो उसको एक्सपेंस आउट कर देना है, ठीक है। क्या कर देना है जी? एक्सपेंस आउट व्हेन इनकर्ड, ओके, यानी कि एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। जाहिर सी बात है, देखो ना, जब एसेट ही कोई नहीं रिकॉर्ड किया राइट ऑफ यूज नाम का, ठीक है, तो फिर आईडीसी भी तो नहीं ना कोई एसेट बन सकती, फिर वो भी क्या है? एक्सपेंस ही है। बस जब इनकर करोगे तो एक्सपेंस आउट कर दोगे, ठीक है, ओके। उसके बाद ये आ जाता है अब लेसर। लेसर की तीन तरह की लीजेज हैं। क्या? तीन तरह की लीजेज हैं। कैसे? एक लेसर है सिंपल लेसर। सिंपल लेसर की दो लीजेज थी, हमने पढ़ी पहले, कल से पहले। कल बच्चे लाजमी आना, ठीक है ना। कल हम बड़ा एक हैवी किस्म का सवाल करेंगे मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का। एक हमने कल किया और एक हम कल करेंगे, और हमारा मैन्युफैक्चरर डीलर कंप्लीट हो जाएगा डिस्कशंस की हद तक। बहरहाल सिंपल लेसर में हमने ऑपरेटिंग लीज का ट्रीटमेंट क्या पढ़ा था? ऑपरेटिंग लीज में अगर आईडीसी, ऊपर आईडीसी लिखा हुआ है, आईडीसी अगर पे की थी तो एंट्री की थी, बोलो बोलो बोलो, एसिड कॉस्ट का पार्ट बनाया था ना, तो बोलो एसिड डेबिट कैश क्रेडिट ही तो किया था। एसिड डेबिट कैश क्रेडिट। वो अलग बात है कि एसिड को यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट किया था हमने, और आईडीसी को हमने लीज टर्म पे किया था, याद है? क्वेश्चन नंबर 12 देखो, जाके लिख लो जी। डेप्रीसिएशन, डेप्रीशिएट किया था हमने इसको, डेप्रीशिएटेड ओवर लीज टर्म, यूजफुल लाइफ नहीं, लीज टर्म। क्योंकि ये क्या था? ये आईडीसी, ऊपर देखो ना, बात किसकी चल रही है? आईडीसी की, ठीक है। तो हमने एंट्री की थी पहली एसिड डेबिट कैश क्रेडिट, एसिड खरीदा था, और फिर आईडीसी की एंट्री की थी एसिड डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन डेप्रिसिएशन करते हुए ये लेसर की लीज के अंदर हमने कहा था कि 3 साल इसकी लाइफ थी और 6 साल एसिड की लाइफ थी, जहां तक मुझे याद पड़ता है सवाल में। तो 3 साल हमने कहा था लीज टर्म पे इस आईडीसी को डेप्रिशिएट करो, और 6 साल पे एसिड को डेप्रिशिएट करो, ठीक है ना। अनलाइक दिस वन, ठीक है, इसके अंदर तो राइट ऑफ यूज भी जितना है, वो लीज टर्म जितनी है, उतने अरसे के लिए आईडीसी का फायदा है, ठीक है, ओके। इसके लिए आप इसको ना डिफरेंट कलर से मैं ज़रा रेफ़र कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका लाल रंग जी। कौन सा सवाल था जी? ये पास पेपर 13 आ गया इसका रेफरेंस, और इसका रेफरेंस है क्वेश्चन नंबर 12। प्रैक्टिस क्वेश्चन देखो ज़रा, वो ये एंड वाला जो है वो क्या है, लेक्चर नोट्स वाला। देखो क्वेश्चन 12 कौन से पेज पे आ रहा है? पेज नंबर 500 समथिंग पे ही होगा जी, मिला है पेज 529, ठीक है जी। ये रेफरेंस भी साथ साथ, तो ये दो हमने कर लिए थे। ये वाला भाई हमने किया ही नहीं है, ये आ गया तो आसान है, लिख लेना, ठीक है। और इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में आप ख़वातीनों हजरात के सामने हम इसकी बात करेंगे, ठीक है जी। फाइनेंस लीज अगर हो तो क्या करना है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर हो, मैन्युफैक्चरर या डीलर लेसर हो, तो ये भी दो तरह की लीजेस करेगा। आज ये भी सुन लें, ठीक है। सिर्फ फाइनेंस लीज नहीं हो सकती, फाइनेंस ऑपरेटिंग दोनों ही कर सकता है, ठीक है जी, ओके। अगर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर है और फाइनेंस लीज है तो ये एक्सपेंस आउट कर दिया करेगा। क्यों करेगा ये छोड़ें बस इस बात को।
एक्सपेंस आउट कर देता है। असल में ना स्टैंडर्ड पता है क्या कहता है, स्टैंडर्ड कहता है ये मैन्युफैक्चरर डीलर जो होता है ना, इसका दरअसल कोर काम जो है वो लीज पे देना नहीं होता है ऐसे। ये तो ऐसे ही कोई आ जाता है तो कहता है चल यार इसको भी जाने ना दें, गाहक जाए ना, इसको भी घेरा डालो, तो लीज पे दे देता है। तो इसलिए चूँकि इसका मेन काम जो है वो लीजिंग नहीं होता, इसलिए अगर ये आईडीसी पे करता है तो उसे क्या कर देता है, एक्सपेंस आउट कर देता है, ठीक है। और अगर ऑपरेटिंग लीज, तो ऑपरेटिंग लीज में तो एसेट इसके पास ही रहना है ना, बोलो, यानी कि पहली एंट्री होगी एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, ये एसेट खरीद कर लाएगा, ठीक है, बोलो। अब एसेट खरीद के लाएगा, साथ ही आईडीसी पे करेगा, तो उसकी एंट्री भी करेगा एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, ये आईडीसी पे हो गई। और उसके बाद फिर डेप्रीशिएट करेगा तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। सोच के बता दो लीज टर्म पे करेगा या नहीं। ऑपरेटिंग लीज का मतलब ही क्या होगा, देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये डेप्रीशिएट ओवर लीज टर्म, डेप्रीशिएट ओवर लीज टर्म, कोई फर्क ही नहीं है। देखो एंट्री भी सेम है ना, ये भी ऑपरेटिंग लीज है, ये भी ऑपरेटिंग लीज है, ठीक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। मसला सिर्फ इसका है कि इसने एक्सपेंस आउट कर दिया, ये बात हजम नहीं होती। इसने तो जो ट्रीटमेंट करना है वो भी सिखाने लगा हूँ, वो सिखा के घर जाने दूंगा, ठीक है, बल्कि एक दो सवाल भी करवाऊंगा आज। तो डेप्रीशिएट ओवर लीज टर्म, ठीक है जी। चलो अब रह गया सिर्फ एक एरिया, और वो है अगर सादा लेसर है और वो फाइनेंस लीज कर दे तो क्या करना है, ठीक है। तो इसकी डिस्कशन करने के लिए ओके, पेज नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 19 पेज 532 पे ओपन करें ज़रा। अच्छा जी, इसका ना पेज 532 पे आ गया। साथ ही ना मैं कह रहा हूँ यार अभी के अभी इसके ऊपर रेफरेंस भी डाल ही देते हैं। ये अब जो मैं करने लगा हूँ इसके लिए लाल कलर से रेफरेंस डाला हमने जी। कौन सा क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 19 और पेज नंबर 532, ठीक है ना। अब जब ट्रीटमेंट कर लेंगे तो फिर मैं यहाँ पर इसकी एंट्री भी लिख दूंगा आपको, ओके, जो बनती है। चलिए शुरू करें फिर सवाल जी। फ्लो चार्ट की पिक्चर बनवाऊंगा जब पूरा होगा, तो ये सवाल होगा तभी पूरा होगा ना। अभी लेसर की फाइनेंस लीज का तो रहता है ट्रीटमेंट, ठीक है। चलो जी, लीज टर्म है 3 साल, 1 जनवरी 5 पे लीज स्टार्ट हो रही है, फेयर वैल्यू एसेट की है 50,000, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ लेसर है 3,000, डाउन पेमेंट 10,000, एनुअल रेंटल एरियर में 15,000, रेजिडुअल वैल्यू अनगारंटीड यूजीआरवी है 2,000, इंटरेस्ट रेट आ गया 4.484। चले चेक करते हैं। वर्किंग 1, लीज पेमेंट्स कितनी आएंगी जी, चलें ज़रा ज़बानी जल्दी बताएं, पहले फिर सवाल करते हैं। तब तक दानियाल ये मिटा देगा, मुझे पता है, तब तक दानियाल बोर्ड मिटा देगा जी। डाउन पेमेंट है जी, डाउन पेमेंट 10,000 है डाउन पेमेंट। फिर रेंटल्स हैं 15,000 के, कितने, 3, क्योंकि लीज टर्म है 3 साल, ठीक है। उसके बाद कोई जीआरवी है नहीं, यूजीआरवी है, यस बिल्कुल है, ठीक है। और ये रेट है मुश्किल से ज़रा 4.84 है, ठीक है। मुझे पहले तो ये बताओ कि ये सादा वाला लेसर है या मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर है। निशानी क्या होगी, हाँ, ये 2-3 बच्चे अच्छे बोले, वो बताया नहीं करेगा ये मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर है, बल्कि मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के सवाल की निशानी होगी कि उसकी कॉस्ट और फेयर वैल्यू अलग अलग गिवन होगी। कॉस्ट क्यों, देखो ना, बनाया कितने में या ख़रीदा कितने में डीलर ने, और फिर आगे बेचा कितने में, ये नॉर्मल लेसर के लिए नहीं हुआ करेगा, ठीक है ना। तो जो मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का सवाल होगा उसकी निशानी क्या हुआ करेगी,
उसकी निशानी क्या हुआ करेगी, सवाल में कॉस्ट और फेयर वैल्यू दोनों गिवन हुआ करेंगी, इसमें कोई ऐसी बात मौजूद नहीं है। तो ये हमारा सादा वाला सवाल है। तो वर्किंग वन जी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के लिए फॉर्मूला होता था डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी, जिसको हमने यूं भी कहा था, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था लीज पेमेंट्स, लीज पेमेंट प्लस यूजीआरवी प्लस डिफरेंट कलर से, ये तैयारी कल वाले सवाल की है। यूजीआरवी डिफरेंट देखो ही नहीं होया ये भी ब्लैक ही हुआ पड़ा है। अच्छा जी, लीज पेमेंट प्लस यूजीआरवी डिफरेंट कलर, कल की तैयारी चल रही है, आज का काम भी हो जाएगा जी। तो इसको ज़रा तफसील से लिखें तो क्या है जी, डाउन पेमेंट होती है प्लस रेंटल्स होते हैं प्लस जीआरवी होती है प्लस यूजीआरवी, ठीक है ओके। अच्छा, अब डाउन पेमेंट कितनी है सवाल के अंदर, 10,000, रेंटल्स हैं 15,000, एरियर वाले हैं 15,000 इंटू 1 माइनस 1.0, अच्छा सॉरी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, मैं जज्बाती हो गया था जी, ओके, इंटू 3 प्लस जीआरवी कुछ है नहीं, प्लस यूजीआरवी कुछ है, यस इज है 2,000, ठीक है। तो टोटल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आप निकाल दो 57,000। जरा फेयर वैल्यू कहीं दी हुई है, देखो जरा सवाल में कितनी है आज फेयर वैल्यू ज़्यादा है, आज सॉरी फेयर वैल्यू कम है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से। नहीं जी, हो सकता है नेट इन्वेस्टमेंट निकालें तो उसके बराबर ही आ जाए, ठीक है, चलने दो अभी, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू जब निकल आएगी तब टेस्ट भी लगाना है। एक इम्पॉर्टेंट बात भी आज बतानी है आपको, हमने 5 टेस्ट के अंदर लिखा था टेस्ट नंबर 4 में कि एट इंसेप्शन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट इज सब्सटेंशियली इक्वल टू फेयर वैल्यू। ये बात जहन नशीन कर लो कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट ही सिर्फ टेस्ट के अंदर यूज़ होनी है, प्लस जीआरवी नहीं होना, वो नेट इन्वेस्टमेंट यूज़ नहीं होनी, याद रखना, ये भी याद रखवाने वाली बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट 1-2 बातें आ रही हैं आगे सवाल अप्लाई करते हैं, ठीक है, अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, नेट इन्वेस्टमेंट ज़रा मुझे निकलवा दो जी। 10,000 तो अपनी जगह रहेगा, 15,000 को डिस्काउंट करना है, 1 माइनस 1.04 टेस्ट टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 0.0484 प्लस 0 प्लस ये प्रेजेंट वैल्यू आएगी लीज पेमेंट्स की। और अब हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, मेरा दिल चाह रहा है मैं ऊपर लिख लूँ एक बार मिटाकर, कोई बात नहीं, दिखा दो ज़रा मुझे, आप लोगों को सिखा ही रहा हूँ ना, ठीक है। तो नेट इन्वेस्टमेंट होती है बराबर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी, याद रखना, लाजमी याद रखना जी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी, ठीक है। इनको बस अलग अलग रखना है बस ये, लेकिन एक जगह पर सिर्फ ज़रूरत होती है, तो वो फिर कल पता लग जाएगा किस जगह अलग अलग रखना होता है, वरना नहीं रखा करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स 10,000 प्लस 15,000 का एनवीटी के हिसाब से 1 माइनस 1.0484 रेज टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 0.0484 और प्लस 0 प्लस यूजीआरवी कितना है जी, 2000 इंटू 1.0484 रेज टू पावर माइनस 3, ओके। अलग अलग लेकर चल रहे हैं जी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स कितनी है,
50 ना 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 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट जी। ये ब्लैक वाले का टोटल बताएं मुझे, आंसर बताएं। 41 ब्लैक वाले का 10,000 जमा 15,000 का इसको, बस इतना इतना 51,246,7 ठीक है जी, प्लस 1753 ठीक हो गया जी। और नेट इन्वेस्टमेंट इन टोटल कितनी है? 50 एग्जैक्ट 53,000। लो आज फिर भी ज्यादा ही है, गड़बड़ हो गई है, समझ गए हो? ठीक है, सही है। क्या कह रहे हैं, क्लास बंद करने का कह रहे हैं? अच्छा नहीं कह रहे, ओके जी। हाँ बस बस खत्म, कहानी खत्म, कहानी खत्म, कहानी खत्म, बस बस। अब आपने शुरू करना है नेट इन्वेस्टमेंट से ही, वो आपका काम है। ठीक है, बात सुन लें इधर प्लीज। आपने वो डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस, शुरू इसको कहाँ से करना है? नेट इन्वेस्टमेंट से ही, यानी 53,000 से ही। ओके, इस पे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो हमने मिसाल के तौर पे ये लीज ऑपरेटिंग है या फाइनेंस है, उसको डिसाइड करने के लिए हमने जो टेस्ट लगाने होते हैं 5। पहला टेस्ट कौन सा होता है? कोई सीधा सीधा नहीं कह रहे कि मुफ्त में बांट देंगे एसेट। दूसरा, परचेज ऑप्शन भी कोई नहीं है। तीसरा, लीज टर्म 3 साल है, यूजफुल लाइफ गिवन ही नहीं है, लग ही नहीं सकता। चौथा, इधर देखो, चौथा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, ये फॉर्मूला था ना, पीवी ओवर फेयर वैल्यू, ऐसे ही है, इनटू 100। तो ये देखो, ये याद रखना, ये बात बताना चाह रहा था मैं। यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट ही आएगा हमेशा, ठीक है ना? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, यहाँ पे नेट इन्वेस्टमेंट कभी नहीं ले लेना आपने कि ये सवाल इस तरह से लेसर का हो गया। तो ये पीवी ऑफ एलपी स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, तो ये पीवी ऑफ एलपी ही है। क्या मतलब? मतलब आपने हमेशा यूज किसे करना है? पीवी ऑफ एलपी है 51247, और फेयर वैल्यू वो तो वैसे ही ज़्यादा हो गई, तो इसका एक आंसर अगर यस आ गया है, 100 क्या 100 से भी ऊपर चला गया ये, तो ये फाइनेंस लीज है, ऑपरेटिंग नहीं है। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट बतानी थी कि इस टेस्ट में हमेशा आपने क्या यूज़ किया करना है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, ठीक है? नेट इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अच्छा, अब सवाल तो आप बहरहाल बाकी सारा कर ही लेंगे, मुझे उससे कोई मसला नहीं है। मैं सिर्फ आपको पहली एंट्री करवाना चाहता हूँ, ज़रा ध्यान से तवज्जो से देख लीजिए। 1 जनवरी 2005 को ये एसेट लेसर खरीद कर लाएगा, तो एंट्री करेगा एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, और ये फेयर वैल्यू से इस एसेट को रिकॉर्ड करता था। ऐसा ही है, कितना? 50,000। अच्छा, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्लास तो नहीं है किसी की अभी, फौरन मतलब 2-4 मिनट अगर ऊपर चले जाएं, बड़ी अहम बात हो रही, सिर्फ ये, बस ये आखिरी बात है, ये सवाल जैसे ही पूरा होना है, कसम से, इसके बाद कुछ नहीं करूँगा, ठीक है? ओके, कोई क्लास तो नहीं है, अगर 2-4 मिनट और चले जाएं तो हैबिट वालों चलेगा, चले, जज़ाकल्लाह। अब देखें इधर, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि ये दानियाल ने मिसाल के तौर पे जो है वो कोई चीज़ खाई। क्या चीज़ पसंद है तुम्हें खाने में? बिरयानी पसंद है। इन्हें बिरयानी खाई, इसने एंट्री की एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। कितने की आती है बिरयानी की प्लेट? 350 रुपये की इसने बिरयानी खा ली। घर फोन किया, ठहर जाओ, सेवर से खा लेगा वो, सब्र कर जाओ, तुम पढ़ाने दो मुझे। अच्छा सुनो सुनो सुनो, और सुन लो ना यार। और खाने के बाद इसने फ़ोन किया घर, और घर वाला कहता है, अम्मी जान मैंने आज बिरयानी खाई है, मैं आज बिरयानी खा दी है। तो अम्मी ने कहा, बेटा इसके पैसे तुम मुझसे ले लेना, इसके पैसे मुझसे ले लेना। फ़ौरन ही इसने रिसीवेबल डेबिट कर लिया,
ठीक है, और एक्सपेंस इनकम रिकॉर्ड करने की बजाय उसी एक्सपेंस को रिवर्स कर दे तो भी एक ही बात है ना। एक्सपेंस क्या कर दिया इसने, क्रेडिट। ठीक है, अब मतलब एक्सपेंस तो हुआ ही नहीं था, ऐसे समझो, और एंट्री क्या बन गई, रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट। जेब से 350 निकला और अम्मा की तरफ से रिसीवेबल 350 आ गया, बिरयानी बिचू गायब, बिरयानी गायब। ठीक है ना। अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए जरा देखो इधर, यकम जनवरी 2005 को लेसर ने 3000 की आईडीसी इनकर की, तो एंट्री करेगा, मिसाल के तौर पे गलत वाली एंट्री अभी नोट नहीं करनी, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 3000 से। ठीक है जी। उसके बाद यकम जनवरी 5 को ये लीज, ये लेसी के हवाले एसेट करेगा। ठीक है ना। तो लीज रिसीवेबल डेबिट करेगा। बताइए जरा, लीज रिसीवेबल हमेशा किससे डेबिट करते हो, क्या सिखाया हुआ है, नेट इन्वेस्टमेंट से लीज रिसीवेबल डेबिट होता है। कितनी है नेट इन्वेस्टमेंट, 57,000। ठीक है जी। उसके बाद एसेट के, अच्छा 57 क्या था, किसी ने बोला तो है, किसी ने नहीं बोला, सर आपको भी दोजा लग गया, ऐसे नहीं होता, थक तो जाते ही है, बता जी। डन। उसके बाद एसेट क्रेडिट किससे होता था हमेशा, ये वो पुराने जमाने में जो बातें लिखवाई थी आपको आज काम आने वाली हैं, फेयर वैल्यू से। ठीक है जी। कितनी फेयर वैल्यू, 50,000। लेसर बड़ा तेज है, लेसर लिखो, लिखो इस एंट्री के साथ लिखो, ऐसे करके इधर स्टार लगा के लिखो, लेसर बड़ा तेज है, ये एसेट के पैसे तो ले ही रहा है, साथ के साथ आईडीसी भी लेसी से ही रिकवर कर रहा है। अगर आप गौर करें तो लीज रिसीवेबल 53, एसेट दे रहा है 50 का, लीज रिसीवेबल रिकॉर्ड कर रहा है 53 का। कितने रिसीव करने जा रहे हैं, और ये प्रेजेंट वैल्यू है ना 53, इसमें इंटरेस्ट अभी शामिल नहीं है। 50,000 वाले एसेट का 53 क्यों ले रहा है, बड़ा तेज है, बड़ा तेज है। आईडीसी भी किससे रिकवर कर गया, लेसी से। ठीक है। इसका मतलब कि अगर मैं यूं कहूं कि एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है किससे, यानी कि वो जो एक्सपेंस हुआ था, बिरयानी खाई थी, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, बिरयानी के पैसे अम्मा ने कहा दे दूंगी, डेटर डेबिट एक्सपेंस वापस क्रेडिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सपेंस और ये एक्सपेंस गया, बोलो, ये डेरिवेशन है। अब इन दो एंट्रीज की बजाय हम, ये दो एंट्रीज की बजाय हम असल एंट्रीज में, मिटा नहीं रहा ये दो, ताकि आप इसको तस्वीर खींच सकें, आपके पास रहे। हम एंट्री क्या किया करेंगे, जब लेसर होगा, फाइनेंस लीज होगी और उसमें आईडीसी होगी, तो लेसर बड़ा तेज है, वो क्या करेगा, मेरा सेशन था, ओ सॉरी आया बस, ठीक है, जूम सेशन भी था, चले जी जी जी, बस बस 2 मिनट आया जी। लेसर बड़ा तेज है, उसने क्या करना है, इधर देखो, एंट्री करनी है लीज रिसीवेबल नेट इन्वेस्टमेंट से, कितना है 53,000। ठीक है। एसेट देना है लेसी को, किस पर, फेयर वैल्यू पर 50,000, और कैश जो पे करना है आईडीसी वाला वो 3,000 यहां पर आ जाएगा, रिसीव उससे कर गया। देखो रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट, ये रिसीवेबल डेबिट कैश, इस एंट्री को तोड़ के करो तो रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट 3,000, रिसीवेबल डेबिट एसेट क्रेडिट 50,000। बड़ा तेज है यार, 50,000 वाले एसेट का 53 ले गया। तो ये है ट्रीटमेंट आईडीसी का, किसकी, किसकी, लेसर की। अब 53 से काम शुरू हुआ, अगला काम तो सारा वही है, तो अगली एंट्रीज भी सारी वही होंगी। सवाल के अंदर एडवांस है या एरियर है, डाउन पेमेंट है, तो यकम जनवरी 2005 को कैश डेबिट लीज रिसीवेबल क्रेडिट 10,000 से होगा, इस दिन कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। फिर एरियर है, और बोलो तो 31 दिसंबर 5 पे, बोलो 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 बोलो, कैश डेबिट होगा, लीज रिसीवेबल क्रेडिट होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस सॉरी इनकम क्रेडिट होगा, एंड सो ऑन। अगला सवाल वही है। ठीक है। तो आईडीसी का ट्रीटमेंट समझ आया, नहीं समझ आया, आईडीसी का ट्रीटमेंट सिंपल अगर बात करें तो लीज, एसेट लीज कर रहा है 50 वाला,
लेकिन रिसीव कर रहा है लेसी से 53, तो ये 53 में 3 रुपये आईडीसी वाले भी किससे रिसीव कर गया, किससे रिकवर कर गया, लेसी से। ठीक है ना, ये बड़ा बदतमीज था, ये वाहिद इसकी ट्रीटमेंट ऐसी थी। ठीक है, तो कौन से सफ़े के ऊपर थे हम, जहाँ वो रह गया था थोड़ा सा, ये देखो भाई, इसको ना थोड़ा सा अब मुझे इधर करना पड़ेगा, बस उसके बाद फिर जाते हैं। जी, कल वाला भी आज ही पढ़ लें? नहीं, कल वाला तो कल ही पढ़ेंगे जी। इधर देखें भाई, इधर देखें भाई, लीज रिसीवेबल डेबिट किससे जी, किससे, ये किससे होता है जी, नेट इन्वेस्टमेंट से ये डेबिट होगा। उसके बाद कैश क्रेडिट आईडीसी वाला, ठीक है, और एसेट क्रेडिट ये हमेशा फेयर वैल्यू पे आएगा। ठीक है जी, और इसके साथ रेफरेंस लगा लो, क्वेश्चन नंबर लगा हुआ ऊपर, गुड, ठीक हो गया। बाकी सवाल को पूरा कर लेना और होमवर्क में क्वेश्चन लिख लो। बाकी जो बातें थोड़ी बहुत रह गई हैं आज के सवालों में, आप वो माजरत, वो फिर इंशाल्लाह कल कर लेंगे हैं। पेज 77 क्वेश्चन नंबर 36 आपका होमवर्क है। पेज 77 क्वेश्चन नंबर 36 आपका होमवर्क है। ठीक है, ओके। ये तस्वीर बना लो भाई, बना लो, मरने वाले हो गए, ये लो बना लो तस्वीर। आईडीसी की ये है डिस्कशन। ठीक है, अल्लाह हाफिज।